A6 हिंदी युद्ध क्षेत्र धीरे धीरे शांत हो जाता है तथा मेचा की थर्मल इमेजिंग और उन्नत प्रणाली से उनकी अपनी टीम के अलावा लैंडिंग क्षेत्र के पास किसी भी जीवित या गतिशील वस्तु का पता नहीं चलता। स्टेलवार्ट लैंडिंग जोन सुरक्षित होने की सूचना देता है। मैक्स लंबी दूरी के रेडियो पर कॉल करके कमांड को बताता है कि वे नीचे उतर आए हैं और अभी भी जीवित हैं। हताहतों की संख्या न्यूनतम है, क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें जिस जगह पर भेजा गया था वो दुश्मन के वाहनों के लिए एक मंचन क्षेत्र था, लेकिन उससे पहले ये ग्रह की एक छोटी खदान के पास एक आवासीय क्षेत्र था। एक छोटा, अब नष्ट हो चुका शहर का केंद्र जहां कुछ हजार खाली घर थे। मैक्स को यकीन नहीं है कि स्थानीय लोगों का क्या हुआ, लेकिन वे बेलमोंट के किसी भी स्कैन के दौरान मौजूद नहीं थे। हो सकता है कि पूरा इलाका वीरान हो गया हो और सब कुछ शुरू होने से पहले ही खदान बंद कर दी गई हो, लेकिन एक लैंडर के दुर्घटनाग्रस्त होने और उसके बाद हुई लड़ाई के बाद उसे निश्चित रूप से जानने के लिए आसपास के घरों की तलाशी लेनी होगी। उनके आसपास का इलाका इतना क्षतिग्रस्त है कि कोई भी अनुमान लगाना मुश्किल है। पैदल सेना कंपनी अपनी लगभग आधी सेना को 4 प्लाटूनों में गांव में बचे हुए दुश्मनों की तलाश के लिए भेजती है। हर प्लाटून के साथ 2 लाइन मेचा भी होते हैं। मैक्स और कार्वेट क्लास यूनिट मिलकर बख्तरबंद प्रतिरोध के संभावित स्थानों की तलाश करते हैं, जबकि निको को एक क्षतिग्रस्त लाइन मेचा के साथ लैंडिंग जोन की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा जाता है, जो आपातकालीन मरम्मत के लिए लैंडर के अंदर वापस चला गया है। सभी लैंडर्स में एक बुनियादी स्वचालित मरम्मत कक्ष होता है जिसमें कुछ अतिरिक्त पुर्जे, वेल्डिंग क्षमता और एक मटेरियल प्रिंटर होता है, जो कैप्लर सोसाइटी की उच्च तकनीकी खूबियों में से एक है। सही कच्चे माल के साथ यह जरूरत पड़ने पर कई तरह की बुनियादी चीजें बना सकता है। सबसे आम तौर पर मेका कवच और पैदल सेना के उपकरण, लेकिन ये बुनियादी गोला बारूद भी बना सकता है। इस आकार का एक शहर वास्तव में एक अकेली कंपनी के लिए खोज करने के लिए बहुत बड़ा है, यहां तक कि आधुनिक तकनीक के साथ भी, लेकिन अगर वे दुश्मन सैनिकों के सबसे भारी जमावड़े को खत्म कर सकते हैं तो शेष को पीछे हटना चाहिए। ब्रावो कंपनी के लिए सौभाग्य की बात यह थी कि उन्होंने 80% बख्तरबंद वाहनों पर कब्जा कर लिया, जिनमें 2 बिना क्षतिग्रस्त टैंक भी शामिल थे, जो मैक्स द्वारा उन्हें पहले निशाना बनाने के लिए निर्धारित गोदामों में रखे गए थे। रक्षकों का ध्यान विशालकाय मेचा पर इतना केंद्रित था कि पैदल सेना ने दुश्मन के संचालकों के पहुंचने से पहले ही वाहनों पर कब्जा कर लिया। इस रणनीति की जबरदस्त सफलता ने पैदल सेना कंपनी को बिना किसी लागत के सुरक्षात्मक परिवहन की पूरी व्यवस्था और मारक क्षमता में भारी वृद्धि प्रदान की। जब उन्हें एक अप्रशिक्षित कमांडर और अग्रिम तैनाती के साथ यह मिशन मिला तो ब्रावो कंपनी को डर था कि अब उनका अंत हो गया है, लेकिन अब वे पहले से कहीं ज्यादा बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं। पूरे शहर में अभी भी छिटपुट गोलीबारी की आवाजें आ रही हैं, लेकिन कोई गंभीर लड़ाई नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि जिस खुले मैदान में वे उतरे थे वहां लगभग सभी विद्रोही सेनाएं मौजूद थीं जो इस जगह की रक्षा के लिए इकट्ठा हुई थीं। खुफिया जानकारी सही थी और मौजूदा लड़ाई की रेखाओं से इतने पीछे होने और किसी भी सेना की पहुंच से बाहर होने के कारण वे उम्मीद से ज्यादा आसानी से बच निकले। निको को नजदीकी मुकाबले में थोड़ी क्षति हुई, लेकिन मैक्स को स्टालवार्ट पर एक भी वार नहीं लगा। हालांकि अगर उसकी बहुलक्षीकरण क्षमता और दर्जनों रॉकेटों की खपत न होती तो शायद ऐसा नहीं होता। अंधेरा होने से पहले मैक्स सभी इकाइयों को नए बने परिसर में लौटने और एक रक्षात्मक घेरा बनाने का आदेश देता है। ढह चुकी इमारतें अब सभी मुख्य सड़कों को अवरुद्ध कर रही हैं, जिससे पहिएदार और अधिकांश ट्रैक वाले वाहनों का आना जाना बंद हो गया है, लेकिन कई इमारतों के तहखाने अभी भी पैदल सेना के लिए बनकर या हल्के मेचा के लिए हैंगर के रूप में काम करने के लिए सुलभ हैं। अब हालात भले ही शांत हों, लेकिन हर कोई समझता है कि रात होने पर विद्रोही या तो अतिरिक्त बल भेजेंगे या फिर बमबारी करके इस बल को खत्म करने का प्रयास करेंगे। प्रत्याशित हमला बिल्कुल सही समय पर होता है। जैसे ही सूर्यास्त के कारण ऑप्टिकल स्कैन कुछ मिनटों के लिए बेकार हो जाते हैं, मैक्स का रडार जाम हो जाता है और उसके थर्मल स्कैन आने वाले विमानों को पकड़ लेते हैं। प्रोटोकॉल के अनुसार मैक्स कैप्लर मिलिट्री स्क्रैम्बल्ड चैनलों पर आने वाले विमानों को चेतावनी देता है। ये सभी छोटी दूरी के चैनलों पर कमांड मेचा स्टालवार्ट है, बमवर्षक समूह अपनी पहचान बताएं अन्यथा हम गोली चला देंगे। कोई जवाब नहीं, जेट उनके नहीं है। निको, तुम तैयार हो? देखते हैं ये क्वाड गन क्या कर सकती हैं। इन एंटी एयरक्राफ्ट गन की रेंज उसके मेचा के किसी भी हथियार से कहीं ज्यादा है और बिना फ्लैग के हवाई जहाजों को मार गिराना आसान नहीं है। जब बमवर्षक विमान 10 किलोमीटर के निशान पर पहुंचते हैं तो तारित रेंज के शीर्ष पर स्थित क्वाड गन सक्रिय हो जाती हैं और विस्फोट होने लगते हैं, जिससे आकाश प्रकाश के बिंदुओं से भर जाता है तथा अस्थिर प्लाज्मा चार्ज विस्फोटित होकर पिघली हुई धाराओं को हवा में भेजते हैं।
कुछ सेकंड बाद एक बमवर्षक विमान में विस्फोट होता है, फिर दूसरा। निशाना अद्भुत है, मानो उसे ठीक ठीक पता हो कि उनके बचने का तरीका क्या होगा, और वह आयनीकृत प्लाज्मा फ्लैक को सीधे उनके रास्ते में डाल देती है। 3 विमान नीचे गिर जाते हैं, उसके बाद बाकी विमान टूटकर पीछे मुड़ जाते हैं। वे वापस आएंगे, या तो लड़ाकू विमानों के साथ या जमीनी सहायता के साथ, अब जब उन्हें पता चल गया है कि हमारे पास विमान रोधी क्षमता है। मुझे लैंडिंग के दौरान हमने जो कुछ भी हासिल किया है, उसकी पूरी सूची चाहिए। मैक्स यूनिट को निर्देश देता है और पहले भेजी गई रिपोर्टों की पुष्टि करता है। हमारे पास क्वाड फ्लैग गन से लैस 3 वाहन हैं, जिन्हें हमने रक्षकों से छीन लिया है। हमें 12 बख्तरबंद परिवहन वाहन और 2 टैंक भी मिले हैं, जो सभी पूरी तरह से सुसज्जित हैं। मैं उन्हें 24 घंटे तैनात दल के साथ रक्षात्मक स्थिति में स्थापित करूंगा, ब्रावो कंपनी के कैप्टन कैटन ने उन्हें बताया। जब तक दुश्मन के हमले से उनकी रसद को नुकसान नहीं पहुंचता, तब तक कम से कम कुछ दिनों तक इस स्थिति को बनाए रखने के लिए पर्याप्त गोलाबारी होनी चाहिए। पैदल सेना के लिए किसी भी प्रकार के वाहन प्राप्त करना उनकी इकाई के लिए एक बड़ा लाभ है। मानक आक्रमण लैंडर में ऐसी विलासिता के लिए जगह बहुत सीमित है, और कैप्लर मिलिट्री मेका के नेतृत्व वाले आघात हमले के दौरान पैदल सेना के साथ बहुत अधिक अतिरिक्त संसाधन भेजने में रुचि नहीं रखती है। लाइन मेचा को शहर की परिधि के चारों ओर गश्त पर लगाया गया है। अभी तक कोई प्रतिरोध नहीं हुआ है। कॉवेट क्लास मेचा में लेफ्टिनेंट बेकी आगे कहते हैं, 3 चक्करों में बंटे होने के बावजूद उनके पास परिधि को पूरी तरह से सेंसर कवरेज में रखने के लिए पर्याप्त मेचा भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ न होने से तो बेहतर ही है। जब आपके दुश्मन को आपकी तैनाती के बारे में पता हो, तो बिना किसी तैयारी के युद्ध में उतरने से बुरा कुछ नहीं होता। बहुत बढ़िया, हमें अगले आदेश तक इस जगह पर कब्जा करने का आदेश है। बनकर में आराम से बैठ जाओ, हम यहाँ कुछ देर रुक सकते हैं। मैक्स आदेश देता है और सभी लोग खंडहरों की बेहतर सुरक्षा के लिए किलेबंदी और रक्षात्मक हथियार लगाने में लग जाते हैं। निको भी खुद को मलबे के एक बड़े ढेर में खड़ा कर लेती है, जिससे उसकी झुकी हुई मेचा का 2/3 हिस्सा छिप जाता है, लेकिन उसके हथियारों की पूरी गति हो जाती है। मैक्स लैंडर के प्रवेश द्वार के अंदर ही खड़ा रहता है और टूटे हुए दरवाजे को अपने सामने ढाल की तरह खड़ा रखता है, ताकि अगर कोई गुप्त दल घुसपैठ करने की कोशिश करे तो वह उसे बचा सके। आग लगाने वाले रॉकेट हमले की स्थिति में लैंडर में पैदल सेना को छोड़ना बहुत खतरनाक है, लेकिन ये क्रूसेडर क्लास मेचा के चारों ओर एक अच्छा कवच बनाता है। हल्के मेचा जो गश्त पर नहीं होते हैं, वे टैंकों से जो भी स्क्रैप ला सकते हैं, उसे लैंडर पर वापस लाते हैं। सामग्री की संरचना समान होती है, इसलिए स्क्रैप का उपयोग मरम्मत बे द्वारा उनके मेचा के लिए कवच पैच बनाने के लिए किया जा सकता है। बेशक रात कभी भी पूरी तरह से शांतिपूर्ण नहीं होने वाली थी। अपनी सुरक्षा व्यवस्था पूरी करने के 1 घंटे बाद ही उनके ठिकानों पर एक और हवाई हमला हुआ। सौभाग्यवश उन्होंने इसके आने से बहुत पहले ही इसका पता लगा लिया, क्योंकि उन्होंने अविश्वसनीय रडार और उपग्रह फीड के बजाय दृश्य और थर्मल इमेजिंग के संयोजन पर भरोसा किया था। 3 विमान रोधी वाहनों तथा तारित रेज की सहायता से इस हमले को आसानी से, बल्कि बहुत आसानी से, विफल कर दिया गया। सभी पूरी तरह से सतर्क रहें। लाइट मेचा हमारी स्थिति की विस्तारित परिधि की जांच करें। एक ऐसा हमला जो आसानी से विफल हो जाता है, किसी न किसी चीज के लिए कवर जरूर होता है। जैसे ही पौधे गिरे, मैक्स ने यूनिट को निर्देश दिया। इसने सभी को तुरंत तैयार कर दिया और विभिन्न सेंसरों ने इलाके की जांच शुरू कर दी। बाहरी इलाके में गश्त कर रही मेचा किसी भी असामान्य चीज की जांच करने के लिए रुक गई। सेक्टर 3 में हलचल। विद्रोही पैदल सेना शहर से भागने का प्रयास कर रही है। लाइन मेचा की एक रिपोर्ट ने मैक्स का ध्यान खींचा। लेफ्टिनेंट बेकी, 2 तेज टुकड़ियां लेकर जाओ और उनसे निपटो। घात लगाने की कोशिशों पर नजर रखो। मैक्स उनके टारगेटिंग सेंसर को अपने सेंसर से जोड़ते हुए निर्देश देता है। यह एक ऐसी विशेषता है जिसका इस्तेमाल कमांडर आमतौर पर युद्धभूमि का अच्छा अवलोकन करने के लिए करते हैं, लेकिन मैक्स के लिए इसका दोहरा उद्देश्य है। बैटल कैनन एक तोपखाना है जो घुमावदार प्रक्षेप पथ पर भारी गोले दागता है। अपने लक्ष्यीकरण कौशल के साथ वह इसे लंबी दूरी पर एक अप्रत्यक्ष हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है और ऊपर से लक्ष्यों पर गोले दागने के लिए हवा में गोले दाग सकता है। यदि वे किसी घात में फंस जाएं तो वह उनकी ओर से हमला कर सकता है और उन्हें घेरने से बचाने के लिए कवर प्रदान कर सकता है। लाइट मेचा दस्ता एक पूर्व निवास में गद्दारों को घेर लेता है, इसलिए मैक्स एक एकल युद्ध तोप को इमारत में भेजता है। विस्फोट से नाजुक ईंट संरचना नष्ट हो जाती है और अंदर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। सेंसर ने सब साफ पाया। सहायता के लिए धन्यवाद, स्टालवार्ट।
लेफ्टिनेंट बेकी बेस पर लौटने से पहले रेडियो पर कॉल करती हैं। अब जबकि उन्होंने इस स्थान के अंतिम रक्षकों को भी समाप्त कर दिया है, तो शत्रु द्वारा संभवतः मेचा को भेजकर उन्हें समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा तथा क्षेत्र और गोला बारूद भंडारण बंकरों पर पुनः नियंत्रण प्राप्त किया जाएगा, जिन पर पैदल सेना ने दावा किया है। इसका मतलब है कि उन्हें एक भीषण युद्ध के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन सौभाग्य से उनके पास पर्याप्त गोलाबारी क्षमता है। मैक्स ने वाहनों पर छलावरण जाल और मलबा बिछाने का आदेश दिया है, साथ ही तारित्स रेज और कई जले हुए टैंकों पर भी। निको ने इसे अपने आप को बेहतर ढंग से छिपाने के लिए एक संकेत के रूप में लिया, एक इमारत के तहखाने को चीरते हुए और खंडहरों में खुद को ढालते हुए। फिर लैंडर से एक दरवाजा अपने कवच पर लगा लिया और सब कुछ जाल और टूटी हुई ईंटों से ढक दिया। उसके मेचा को इस तरह छिपाए रखने और मोटे मिश्र धातु के दरवाजे को ढक्कन की तरह इस्तेमाल करने के कारण थर्मल स्कैन से कभी पता नहीं चलेगा कि वह मेचा है। थर्मल सिग्नेचर बेलमोंट की ठंडी रातों में गर्मी के लिए पीछे की ओर आग जलाए रखने वाले एक अस्थायी बंकर जैसा दिखता है। उनकी शीर्ष बंदूकें अभी भी कार्यशील हैं तथा उनके द्वारा कवर किए गए वाहनों पर लगी बंदूकें भी, इसलिए वे रक्षा में पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन जब तक सूरज निकलता है, उनकी संख्या पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। अब शहर के किनारे पर कोई मेचा गश्ती दल नहीं भेजा जाता, केवल आधा दर्जन पैदल सेना के स्काउट इमारतों के अंदर छिपे रहते हैं और अपरिहार्य जवाबी हमले की प्रतीक्षा करते हैं। उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, पहला हमला दोपहर से ठीक पहले होगा। एक पूरी तरह से संयुक्त मेचा गश्ती, 3 क्रूसेडर क्लास चेसिस और 20 लाइट मेचा। वे अलग हो रहे हैं। पूर्व और पश्चिम से हल्की मेचा आ रही है, उत्तर से क्रूसेडर। एक स्काउट अपने रेडियो में फुसफुसाता है। स्टालवार्ट पूर्व दिशा में गोलाबारी करने के लिए तैनात है। पैदल सेना के सैनिक, मुझे लेजर स्कोप से एक लक्ष्य लॉक ढूंढो। तारित का क्रोध, क्रूसेडर्स को मार गिराओ और लेफ्टिनेंट बेकी के पास पश्चिम है। मैक्स सुनिश्चित करता है कि सभी को योजना स्पष्ट हो। उनके चुराए हुए टैंक भी उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं और पैदल सेना ने खंडहरों के चारों ओर दर्जनों छोटे बंकर बना लिए हैं। किस्मत अच्छी रही तो दुश्मन इतने करीब नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन अगर पहुंच भी गया तो ब्रावो कंपनी के पास कई एंटी आर्मर रॉकेट और दूसरे भारी हथियार मौजूद हैं। लेजर टारगेटर्स के पास 2 विकल्प होते हैं, या तो सीधे लक्ष्य की पहचान करना या एक स्टिकी लोकेटर बीकन फायर करना। मेचा कभी कभी उन टारगेटिंग बीम्स को उनके स्रोत तक ट्रैक कर सकता है, इसलिए पहला विकल्प आमतौर पर एक बीकन लगाना और पता लगने से बचने के लिए एक थर्मली शील्डेड नेस्ट के अंदर छिप जाना होता है। स्काउट्स ने बेहतरीन काम किया। पूर्व में 10 में से 4 लाइट मेचा और 2 क्रूसेडर्स को पकड़ लिया। पश्चिम में लाइट मेचा अपनी जगह से दूर जा गिरे और कोई भी इतनी जल्दी खुद को प्रकट करके जाल को बर्बाद नहीं करने वाला था। तारित का क्रोध पहला कदम उठाता है। उसकी आयन विध्वंसक और तीनों रेलगन जैसे ही आगे चल रहे क्रूसेडर को नजर आती हैं, उसे जला देती हैं। आयन विस्फोट कॉकपिट पर सीधा प्रहार था, जिसके बाद रेलगन की 3 गोलियां कमजोर कवच को भेदती हुई निकल गईं। इकाई एक कदम के बीच में अंधेरे में चली जाती है और शक्ति खो जाने के कारण ढह जाती है, जिससे अन्य 2 विशालकाय मेचा एक इमारत के कोने के आसपास पीछे हट जाते हैं। दुर्भाग्यवश उस इमारत में इन्फेंट्री का एक बंकर था और ब्रावो कंपनी के बहादुर सैनिकों ने पीछे हटते हुए एक मेचा के कमजोर पिछले ढांचे पर रॉकेटों की बौछार कर दी, जिससे वह विस्फोट हो गया और एक जलता हुआ मलबा बन गया, जिससे भारी क्षतिग्रस्त इमारत से होकर भागने का उनका रास्ता छिप गया। अचानक हुए हमले के कारण लाइट मेचा को सहायता देने के लिए आगे बढ़ना पड़ा, जिससे पूर्व से आ रहे मेचा मैक्स की दृष्टि रेखा में आ गए। गैटलिंग बैटरी के घूमने पर बैटल कैनन की गड़गड़ाहट सुनाई देती है और पास आ रहे लाइट मेचा खुद को इमारतों के बीच एक शूटिंग गैलरी में फंसा हुआ पाते हैं। उनके पास भागने के लिए बस एक पल का समय होता है, इससे पहले कि गैटलिंग बैटरी के गोलों की बौछार उन पर टूट पड़ती है और मैक्स को अपने पीछे पश्चिमी मोर्चे से युद्ध के संकेत सुनाई देने लगते हैं। शेष लक्ष्य अब पूरी तरह से उड़ान भर रहे हैं और मैक्स अपनी इकाई को पीछे हटने का आदेश देता है। पीछा मत करो, वे जल्द ही वापस नहीं आएंगे और हम इस बिंदु पर तब तक टिके रह सकते हैं जब तक हमें जरूरत हो। खुफिया जानकारी के अनुसार अग्रिम मोर्चे पर लड़ाई अच्छी चल रही है। उपग्रह फीड के अनुसार पीछे हटता हुआ मेचा लगातार राजधानी तक जाता रहा। दोपहर तक उन्हें अभी भी कोई खतरा इतना नजदीक नहीं दिखा था कि उनसे निपटा जा सके और मैक्स को आश्चर्य होने लगा कि आखिर हो क्या रहा है। ये स्पष्ट नहीं था कि अग्रिम पंक्ति की लड़ाइयों में उनके संसाधन इतने कम हो गए थे कि वे उस लक्ष्य पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे जिस पर वे थे, या दुश्मन फिर से संगठित हो रहा था। सूर्यास्त ने जवाब दिया।
एक मजबूत मेचा विंग जिसमें पैदल सेना की 2 कंपनियां और एक बमवर्षक स्क्वाड्रन शामिल था। पाठ्यपुस्तक की नौसिखिए कमांडर की रणनीति। रक्षकों की अपेक्षा दोगुनी संख्या में पूरी तरह से यंत्रीकृत अंतिम आक्रमण के साथ, जिसका नेतृत्व कमजोर पैदल सेना द्वारा किया जा रहा है। यही कारण है कि मैक्स के अनुभवी पड़ोसी डेव को कैप्लर सैन्य कमांडरों से जुड़ी हर चीज से नफरत थी। अपने पड़ोसियों की तुलना में कैप्लर की आबादी बहुत ज्यादा थी और वहां रहने लायक दुनियाएं उनके क्षेत्रफल के हिसाब से अपेक्षा से कहीं ज्यादा थीं। लेकिन इस वजह से कमांडरों ने सिर्फ कुलीन वर्ग को ही महत्व दिया और बाकी आबादी को बेकार की चीजों की तरह समझा। दिग्गज, हम विद्रोही गोला बारूद बनकर से एंटी इन्फेंट्री रॉकेट लैंडर पर आपके लिए फिर से लाने के लिए लाए हैं। क्या आप उनके आने से पहले अपने मेचा को पूरी तरह से भरवाना चाहते हैं? कैप्टन कैटन क्षतिग्रस्त लैंडर में कदम रखते हुए मैक्स से पूछता है। ऐसा करना ही बेहतर होगा। चूंकि उनके पास संख्याबल ज्यादा है, इसलिए हमें उस बढ़त को जितना हो सके कम करना होगा। जमीनी ठिकानों को पहले से चिन्हित करने के लिए कुछ स्काउट्स को भेज दो, इस तरह मैं चिन्हित बिंदुओं पर अप्रत्यक्ष रूप से फायर कर सकूंगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ये कैप्लर की कोई मानक तकनीक नहीं है और क्रूसेडर क्लास चेसिस इसे बहुमूल्य गोला बारूद की बर्बादी मानते हैं। कैप्टन कैटन को जरा भी आपत्ति नहीं है और उन्होंने एक टुकड़ी को आदेश भेजा है कि स्टेलवार्ट को स्टॉक में रखा जाए। उनके पास भंडारण में ज्यादा उपयुक्त गोला बारूद नहीं है, लेकिन उनके पास थोड़ा अतिरिक्त जरूर है और उन्होंने अभी अभी गिरे हुए क्रूसेडर से एक पूरी बैटल कैनन मैगजीन निकाली है जो फटी नहीं थी। जिस छोटे से शहर में वे तैनात हैं उसके बाहर खेतों का एक बड़ा खुला मैदान है। स्काउट्स के लिए जो टारगेटर्स लगा रहे हैं, यह एकदम सही है क्योंकि इससे वे पूरे 2 किलोमीटर तक एक ग्रिड पैटर्न बना सकते हैं। हर पॉइंट रिकॉर्ड किया जाता है और स्टेलवार्ट के हेड्स अप डिस्प्ले में मैक्स को मैप के लिए भेज दिया जाता है। उन्हें बस अब पॉइंट्स को कॉल करना है और वह उन पर निशाना साध सकता है। सबसे पहले हमला बमवर्षक विमानों की एक शाखा से हुआ। वे अत्यधिक ऊंचाई पर विमान रोधी तोपों की पहुंच से बाहर आए और शहर की ओर भारी मात्रा में गोला बारूद गिराया। आती हुई लहरों को देखकर मैक्स को लगता है कि उन्होंने उसकी सेना की ताकत का अंदाजा जरूर ज्यादा लगा लिया है। आने वाले सभी बंकरों में चले जाएं। मैक्स निको को बुलाता है और एंटी एयरक्राफ्ट वाहन विस्फोटों से आकाश को रोशन कर देते हैं, आने वाले बमों की संख्या को कम करने की पूरी कोशिश करते हैं। उस ऊंचाई से उनके पास ऐसा करने के लिए काफी समय है, लेकिन बमबारी की विशाल मात्रा केवल 4 तोपों के लिए काफी ज्यादा है और शहर बमबारी से तबाह हो जाता है। वे पैदल सेना के बंकरों और आंगन से सबसे ज्यादा नुकसान को दूर रखने में कामयाब होते हैं, लेकिन उनके सबसे महत्वपूर्ण स्थानों को भी कुछ नुकसान पहुंचता है। क्या हमारी नजर अब भी आने वाले मेचा पर है? मैक्स सुलगते हुए लैंडर से बाहर निकलते हुए पुकारता है। ऊपर से सीधा प्रहार हुआ था, लेकिन चूंकि यह पहले ही उड़ान क्षमता से परे क्षतिग्रस्त हो चुका था, इसलिए अतिरिक्त डेंट और टूटे हुए फ्रेम जॉइस्ट कोई बड़ी बात नहीं है। संरचना अभी भी टिकी हुई है। हमारी नजर लक्ष्य पर है। स्काउट्स ने किसी भी सीधे हमले से बचाव किया। स्थानों की कॉल शुरू होने से ठीक पहले जवाब आता है। पैदल सेना A1 से A12 तक प्रवेश कर रही है। जोन ए पूर्ण। पैदल सेना जोन बी में प्रवेश कर रही है। मैक्स इसी का इंतजार कर रहा था और उसने 50 बिंदुओं पर एक साथ एंटी इन्फेंट्री मिसाइलों की बौछार कर दी। उन्हें पूरी तरह से कवर नहीं किया जाएगा, लेकिन अगली बौछार पिछले बिंदुओं के बीच के अंतराल पर धीरे धीरे की जाएगी। मुझे रॉकेट पॉड्स पर रीलोड लाओ। मैक्स सपोर्ट स्टाफ को आदेश देता है जो क्रेन को घुमाते हैं और रॉकेटों का लोडिंग रैक तैयार रखते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ मिनट लगेंगे, इसलिए मैक्स को उम्मीद है कि उन्हें बैटल कैनन के फटने से कोई आपत्ति नहीं होगी। लाइट मेचा, यह मानते हुए कि स्वचालित सुरक्षा अब समाप्त हो चुकी है, गड्ढों से होते हुए शहर की ओर बढ़ते हैं। मैक्स हर आधे सेकंड में ही गोली चला सकता है, लेकिन बैटल कैनन 50 शॉट तक अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, जिससे बैरल धुआं और चमक रहा है और मैगजीन खाली है। युद्ध तोप को पुनः लोड करें और स्प्रेयर को तोड़ दें, हमें बैरल का तापमान कम करने की आवश्यकता है। मैक्स आदेश देता है, फिर अपनी खाली मैगजीन गिरा देता है ताकि चालक दल उसे उस पूरी मैगजीन से बदल सके जिसे उन्होंने चुराया था। जैसे ही स्प्रेयर बैरल से टकराता है, लैंडर के धातु बॉक्स के अंदर का भाग भाप से भरा सोना बन जाता है, लेकिन धीरे धीरे मैक्स के डिस्प्ले में ओवरहीटिंग की चेतावनियां गायब हो जाती हैं और वह फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाता है। लाइट मेचा, शहर में आगे बढ़ो और कवर ढूंढो। दुश्मन के शहर में घुसते ही गोली चलाओ और पीछे हट जाओ। आने वाले अधिकांश हल्के मेचा को उसके लक्षित बमबारी द्वारा नष्ट कर दिया गया, लेकिन वे पैदल सेना की तुलना में बहुत अधिक चुस्त थे और कम से कम 6 बच गए।
स्काउट्स अपनी भूमिका को अच्छी तरह से जानते हैं और प्रत्येक दुश्मन लाइट मेचा को शहर में प्रवेश करते समय एक ट्रैकर के साथ टैग किया जाता है ताकि लेफ्टिनेंट बेकी के नेतृत्व में लाइट मेचा उनका शिकार करना शुरू कर सके। वे सभी क्षतिग्रस्त हैं, कुछ बुरी तरह, लेकिन फिर भी खतरनाक लक्ष्य हैं, और बेकी इस मिशन में अभी तक एक भी मेचा नहीं खोने में कामयाब रही थी। वह अब जल्दबाजी में उसे गंवाने वाला नहीं था, खासकर जब 5 क्रूसेडर आ रहे हों। सभी पांचों के पास एक ही तरह के उपकरण थे, एक थर्मल भाला और एक हाथ। ये थर्मल हथियार खनन के लिए बेहतरीन है क्योंकि ये चट्टान को भी पिघला सकते हैं, इसलिए इस तरह की कॉलोनियों ने इनकी उपयोगिता के कारण इन्हें पसंद किया। इनकी कमी ये थी कि इनकी मारक क्षमता बहुत कम थी, ज्यादा से ज्यादा कुछ 100 मीटर ही। अपने अनुरक्षकों के साथ क्रूसेडर्स अलग हो गए और अपने लक्ष्यों की तलाश में शहर की ओर दौड़ पड़े। क्रूसेडरों को टैग मत करो, वे जिस भी इमारत में तुम्हारे होने का शक करेंगे उसे बदनाम कर देंगे। बस उन्हें पास आने दो, मैक्स ने आदेश दिया, पैदल सेना से सकारात्मक आवाजें सुनकर। वे धूर्तता दिखाने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने घातक तापीय हथियारों से उनकी सीमा में पहुंचने के लिए दौड़ते हुए खाली पड़ी ईंटों की इमारतों को तहस नहस कर रहे हैं। मैक्स की दृष्टि लक्ष्य निर्धारण समाधानों से चमक उठती है और अब जब उसकी तोप थोड़ी ठंडी हो गई है तो वह फिर से गोलियां चलाने लगता है। वे अभी भी इसे नीचे गिरा रहे हैं और वह स्थायी क्षति से बचने के लिए इस बार धीमी गति से फायर कर रहा है, लेकिन वह देख सकता है कि उसके कम से कम 2 राउंड सही निशाने पर लगे हैं, जिससे उनके लक्ष्यों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। रेंडिंग क्लॉ के अंदर थर्मल स्पीयर की तरह ये मेचा ईंधन से चलने वाले हथियार का उपयोग कर रहे हैं और निको इसका सबसे अधिक उपयोग कर रहा है। टैंकों में रेलगन राउंड डाल रहा है और 2 और को तरल आग में लेप कर रहा है। जलते हुए फटे हुए टैंकों की आवाज और चीख से पैदल सेना अपने बंकरों में सुरक्षित रूप से छिपी हुई है और अपने कान ढक रही है, लेकिन मेचा ने बाहरी आवाज बंद कर दी है और अपने पतवारों की कई बख्तरबंद परतों के माध्यम से बहुत कम सुन पा रही है। गैटलिंग बैटरी से 2 विस्फोटों में 2 क्रूसेडर नष्ट हो गए, जबकि 2 और जलकर जमीन पर गिर गए, लेकिन मैक्स ने एक क्षण के लिए अंतिम क्रूसेडर का पता लगाना छोड़ दिया। वह एक इमारत को चीरता हुआ आता है, उसकी दिशा में आग की लपटें उठती हैं, लेकिन तारित का क्रोध अपने छिपने के स्थान से बाहर आ जाता है तथा अपने पीछे तलवार से उस पर हमला करता है, जबकि उसका आयन विध्वंसक हथियार घुसपैठिए के दाहिने हाथ पर जोरदार प्रहार करता है। थर्मल हथियार खामोश हो जाता है क्योंकि उसका ढांचा टूट जाता है और पायलट मुड़कर अपने मेचा हाथ से निको के हथियार वाले हाथ को पकड़ लेता है। हालांकि पायलट को तलवार की उम्मीद नहीं थी क्योंकि कैप्लर पायलटों में ये बहुत कम देखने को मिलती है और तारित के रैज के सायरन बिजली विलाप की ध्वनि देते हैं क्योंकि टूटे हुए मेचा को हवा में उठाकर बेरहमी से जमीन पर पटक दिया जाता है। निको अपनी तलवार को यांत्रिक ढांचे से मुक्त कर लेती है और इंटरकॉम पर एक शब्द भी कहे बिना अपने छिपने के स्थान पर वापस लौट जाती है। क्षतिग्रस्त लैंडर दरवाजे को खींचती है और अपने कवच पर जाल लगाती है तथा संतरी ड्यूटी पर लौट जाती है। हालांकि बाकी शाम बिना किसी और मेचा हमले के गुजर गई, लेकिन उन्हें कभी कभार दूर से अग्रिम पंक्ति की ओर आती गाड़ियों की आहट सुनाई देती रही। मैक्स ने जो भी हलचल देखी उसकी सूचना कमांड को दी, लेकिन ज्यादातर रात अजीब तरह से शांत रही। सुबह करीब 2 बजे निको की आवाज ने स्टालवार्ट के रेडियो की खामोशी को तोड़ा। थोड़ी नींद ले लो, मैं तुमसे 2 मसालेदार चीज ट्यूबों पर शर्त लगाता हूं कि दोपहर से पहले हम पर हमला होने वाला है, इसलिए तुम्हें पूरी तरह तैयार रहना होगा। मैं रात में होने वाली बमबारी पर नजर रखूंगा। तुम मेरा पनीर नहीं खा सकते। मुसीबत का पहला संकेत मिलते ही मुझे जगा देना। इस मजाकिया बातचीत से ब्रावो कंपनी के सैनिकों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ मुद्राएं सचमुच सार्वभौमिक थीं। पायलट और पैदल सेना दोनों के राशन में ये बेहद लोकप्रिय मसाला होता था। दक्षिण से कम ऊंचाई वाला हवाई हमला हो रहा है। सभी फ्लैग बंदूकें लड़ने के लिए तैयार हैं, निको ने सूर्योदय होते ही चिल्लाया, जिससे शिविर पूरी तरह सतर्क हो गया। मैक्स को थोड़ी देर के लिए आश्चर्य होता है कि उन्होंने ज्यादा प्रभावी ऊंचाई पर दौड़ क्यों नहीं लगाई, फिर उसे धीरे धीरे चमकते आसमान में चमक दिखाई देती है। हवाई लड़ाई कल की तुलना में बहुत आगे बढ़ गई है और अब लगभग सीधे ऊपर है। अगर ऐसा है तो मेचा लड़ाई दिन के अंत तक अपने स्थान पर वापस आ जाएगी। बेलमोंट की लड़ाई के लिए यह अच्छी खबर है, लेकिन उनकी यूनिट के लिए अच्छी खबर नहीं है, जो पीछे हटती सेनाओं और राजधानी क्षेत्र की सापेक्षिक सुरक्षा के बीच फंसने वाली है। मैक्स के अनुसार राजधानी के पास उत्तरी कोई भी यूनिट अपनी स्थिति बनाए रखने में कामयाब नहीं हुई, इसलिए यह क्षेत्र अभी भी पूरी तरह से विद्रोहियों के नियंत्रण में है। संचार के इतने साधन हैं कि युद्ध पर नजर रखना लगभग असंभव है क्योंकि आगे बढ़ने वाली सेनाएं कम दूरी की रेडियो दूरी पर आ जाती हैं।
सबसे नजदीकी सिग्नल उत्तर दिशा से आ रही सेना के हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वे दुश्मन को हमारी तरफ धकेल रहे हैं। निको कमांड चैनल पर मैक्स को सूचित करता है। सभी इकाइयां उत्तर से आने वाले आक्रमण के लिए तैयार हैं। जब वे सीमा में आए तो ग्रिड को सूचित करें। हम उन्हें तब तक रोकना चाहते हैं जब तक कैप्ले की अग्रिम सेना हमें पकड़ न ले। मैक्स फिलहाल बैटल कैनन के इस्तेमाल को सीमित रखने की पूरी कोशिश करता है और अपने पॉड से गाइडेड एंटी आर्मर रॉकेटों से रक्षा शुरू करता है। उसके पास सिर्फ 25 तोपें हैं और कोई अतिरिक्त रॉकेट उपलब्ध नहीं है, इसलिए वह उन्हें आने वाले क्रूसेडर्स के समूह पर अलग अलग दागता है। भारी मेचा के विरुद्ध वे आमतौर पर न्यूनतम क्षति पहुंचाते हैं, लेकिन यदि कोई गोला बारूद भंडारण कारतूस या कमजोर जोड़ मिल जाए तो वह शक्तिशाली क्रूसेडर्स को भी प्रभावी रूप से अपंग करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। जैसे जैसे अधिक से अधिक संपर्क स्थापित होते हैं, मैक्स को एहसास होता है कि यह संभव नहीं है, क्योंकि उनके गढ़ में सुरक्षित स्थान से अप्रत्यक्ष गोलीबारी के कारण सेना इतनी बड़ी है कि वह इसमें देरी नहीं कर सकता। तारित, आगे बढ़ो। उन मेचा को शहर में आने से जितना हो सके रोको। हाँ, बाहर जा रही हूँ। निको ने अपने बिल से बाहर निकलने और शहर में इस तरह झुककर चलने से पहले जवाब दिया, जिससे उसका सबसे भारी ऊपरी कवच आगे आ गया, लेकिन पायलट जमीन की ओर मुंह करके अपने होनेस में लटका रह गया। इससे तारित का क्रोध धीमा नहीं हो रहा है। हालांकि वह अपनी तलवार को अपने मेचा के बगल में एक माउंट पर ले जाती है और युद्ध ढाल को उठाने के लिए रुकती है, जिसे उसे लैंडिंग के लिए उपयोग करना था, इससे पहले कि वह ये निर्णय ले कि दरवाजा एक बेहतर उपकरण था। जब तक तारित का क्रोध शहर के किनारे तक पहुंचता है, तब तक पहली इमारतों के 500 मीटर के भीतर 10 क्रूसेडर मौजूद होते हैं। शत्रु मेचा को E6 से E8 तक रोक दिया जाएगा। 5 सेकंड में चार्ज होगा, प्रभाव के लिए फायर करें। निको कॉल करता है और मैक्स सोचता है कि वह क्रूसेडर्स को रोकने के लिए क्या करने की योजना बना रही है। लेकिन वह सही कह रही है। स्काउट्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि वे रुक रहे हैं, इसलिए मैक्स ने अपने आखिरी एंटी आर्मर मिसाइलों को संकेतित स्थानों पर गिरा दिया और अपनी युद्धतोप को पूरी गति से चलाना शुरू कर दिया। 7 सेकंड बाद स्काउट से एक अपडेट कॉल आता है। E6 में फ्रेंडली मेचा, फायर एडजस्ट करें। मैक्स E6 में अपने सिस्टम द्वारा दिए जा रहे फायरिंग समाधानों को नजरअंदाज कर देता है और तब तक 10 राउंड और फायर करता रहता है जब तक कि युद्ध विराम का आदेश नहीं आ जाता। रेडियो पर निको की आवाज कर्कश सुनाई देती है, जो शायद क्षतिग्रस्त होने के कारण काफी विकृत हो गई है। 42वीं बख्तरबंद टुकड़ी, ये तारित का क्रोध है। यह क्षेत्र मित्र देशों के नियंत्रण में है। सुरक्षित स्थान तक मुख्य सड़क का अनुसरण करें। उस तारित के क्रोध की नकल करो। मैजेस्टिक के अलावा 6 और आ रहे हैं और उनके पीछे 2 और पंख हैं। क्या आपका लैंडर रिपेयर बे अभी भी सक्रिय है? हाँ, सामग्री के लिए ये गिरे हुए मेचा लाओ, हमने कोई भी नहीं गिराया। सभी 8 मेचा एक विकलांग क्रूसेडर को खींचते हुए शहर में प्रवेश करते हैं और ब्रावो कंपनी के लोग आपातकालीन हैच खोलते हैं और कॉकपिट में जीवित बचे लोगों की जांच करते हैं। पैदल सेना को जीवित दुश्मन अधिकारियों को पकड़ने पर एक इनाम मिलता है, जो सेवानिवृत्ति पर या मृत्यु लाभ के रूप में दिया जाता है, इसलिए मैक्स को किसी भी जीवित व्यक्ति के मिलने पर कोई आपत्ति नहीं है। स्काउट्स ने अगले आने वाले मेचा विंग्स को पहले ही सूचित कर दिया है कि वे पुनः आपूर्ति के लिए कोई भी क्रूसेडर चेसिस लेकर आएं, तथा मैजेस्टिक अपने साथ आने वाली हल्की मेचा इकाइयों को क्षति के अनुसार व्यवस्थित कर रहा है। तभी मैक्स को आखिरकार तारित का रेज दिखाई देता है, जो लाइन के पीछे खड़ा है, थोड़ा झुलसा हुआ और गड्ढों से भरा हुआ, लेकिन ज्यादातर काम कर रहा है। निको ने अपने कवच पर लगे हुक से अपनी युद्ध ढाल लटका दी है, जिससे उसके मेचा का पूरा अगला हिस्सा छिप गया है। ये खुद को सामने से होने वाले हमले से बचाने का एक बहुत ही कारगर तरीका है, लेकिन मैक्स को हैरानी है कि वह कुछ भी कैसे देख पा रही है। ढाल क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन यह अभी भी उसके लगभग सभी सेंसरों को अवरुद्ध कर रही है। मेचा की दूसरी और तीसरी विंग को पहुंचने और उस जगह की किलेबंदी शुरू करने में ज्यादा समय नहीं लगता। उन्हें मुख्य अग्रिम मोर्चे से पहले इस जगह को अग्रिम मरम्मत और पुनःशस्त्रीकरण चौकी बनाने में मदद करने के लिए भेजा गया था। ऐसा लग रहा है कि आज वे ज्यादातर दुश्मन से चुराए गए गोला बारूद का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन थोड़ी किस्मत के साथ उन्हें आज रात आपूर्ति मिल सकती है। हालांकि उनके ऊपर हवाई युद्ध लगातार और भी तीव्र होता जा रहा है। युद्ध छिटपुट से लगातार हो रहे हैं और दोपहर होते होते दूर से बड़ी तोपों की आवाजें सुनाई देने लगी हैं, क्योंकि आगे बढ़ते कैप्लर हैवी मेचा विद्रोहियों को पीछे धकेल रहे हैं। मैजेस्टिक, वेडालिया, ये कमांड है। पूर्व की ओर आगे बढ़ो, सभी प्रतिरोधों को खत्म करो। आगे की कमांड इकाई के आगे बढ़ने के लिए उस सड़क को साफ करना होगा।
मैक्स को अभी तक इसका पता नहीं था, लेकिन उसका प्रदर्शन औसत से बहुत दूर था और यह किसी की नज़र में नहीं आया था। ज्यादातर बैटल कैनन लगभग हर सेकंड में एक बार ही फायर कर सकते हैं, लेकिन सटीकता के लिए हर 5 सेकंड में एक गोली दागना मानक है। ये बड़ी तोप न सिर्फ पायलट को बल्कि मेचा को भी हिला देती है, जिससे पायलटों को अपने लक्ष्य के अनुरूप संतुलन बनाने और उसे समायोजित करने की जरूरत पड़ती है अगर वे अगले राउंड को अपने इच्छित लक्ष्य के करीब भी पहुंचाना चाहते हैं। निको ने अपनी बैटल कैनन को अपग्रेड कर लिया था, जिससे वह एक सेकंड में 2 बार फायर कर सकता था। उसके सिस्टम का मल्टीपल टारगेटिंग फीचर फायरिंग समाधानों के लिए लगातार पूर्वानुमान अपडेट करता रहता था और अप्रत्यक्ष फायरिंग के दौरान मैक्स यह नहीं बता पाता था कि दुश्मन का मेचा क्या चला रहा है और उसका मेचा क्या चला रहा है। निको ने भी इस स्थिति का पूरा फायदा उठाया और अपनी सहज प्रतिभा का इस्तेमाल करके उसके मेचा के डिस्प्ले से जुड़ गई। उसने उसकी टारगेटिंग जानकारी को अपने डिस्प्ले पर ओवरले कर दिया, जिससे पता चल गया कि आने वाले राउंड कहां हिट होंगे। देखने वालों को दुश्मन मेचा पर उसकी चालबाजी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे गंभीर प्रहार करें, स्टालवार्ट की अद्भुत सटीकता की तरह लग रही थी, यहां तक कि अंधे होने पर भी। हालांकि उसकी सहायता के बिना भी उसकी मिसाइलें और बैटल कैनन के गोले कमजोर जोड़ों और कमजोर बिंदुओं पर औसत से कहीं बेहतर थे। जनरल टेनेंट और जनरल मोन्स, जो इस आक्रमण में संयुक्त मशीनीकृत बलों का नेतृत्व कर रहे थे, दोनों एक दूसरे के साथ वीडियो चैट करते हुए उपग्रह फुटेज देख रहे थे। वो रेड मेचा किसी चीज से नहीं डरते, है ना? वो गोली उनसे मिलीमीटर भर से चूक गई और वो हिले तक नहीं। जनरल मोन्स प्रभावित होकर कहते हैं, उन्हें साथ मिलकर काम करने का कोई रास्ता जरूर मिल गया होगा। उनके सिस्टम स्किल्स के बावजूद उस स्तर का निशाना लगाना संभव नहीं होना चाहिए। जब तक वह भविष्य नहीं देख सकते या वह आने वाले प्रक्षेप पथ नहीं देख सकती, तब तक उस निशाने को मारना संभव नहीं है। जब उसने उस विंग लीडर को कंधे से जांचा तो गोला पहले ही हवा में था। जनरल टेनेंट सहमत हैं। मैंने कमांड ग्रुप 3 को उनके स्थान पर भेज दिया है। इससे कमांड ग्रुप की तोपें शहर की सीमा में आ जाएंगी और स्टालवार्ट की मिश्रित इकाई को घाटी में अगले बिंदु पर ले जाने के लिए आगे बढ़ाया जा सकेगा। टेक्नोलॉजी लैब, मुझे लगा था कि हम उन्हें कक्षा से ही समतल कर देंगे। टेनेंट ने अपना नक्शा फिर से देखते हुए पूछा, अगर हम इसे पूरी तरह से अपने साथ ले जा सकें तो केंद्रीय प्राधिकरण का मानना है कि हमें उच्च रैंकिंग वाले विद्रोहियों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। युद्ध लूट नियमों के तहत 42वीं मैकेनाइज्ड रेजिमेंट युद्ध के अंत तक इन सुविधाओं का उपयोग कर सकेगी, जो पायलटों को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। माना जाता है कि इस सुविधा में अत्याधुनिक तकनीक है। जनरल टेनेंट अपने प्रतिभाशाली सैनिकों के लिए चिंतित होकर आह भरते हैं, लेकिन जिस तरह से वे प्रदर्शन कर रहे हैं, शायद वे ठीक होंगे। किसे पता था कि उनकी अग्नि परीक्षा इतनी अच्छी होगी। उन्होंने उन्हें बचाने के लिए अपनी टुकड़ियां भी तैनात कर दी थीं, लेकिन उनकी जरूरत नहीं पड़ी। ट्रैक किए गए वाहनों की गड़गड़ाहट मैक्स को आने वाली सेना के बारे में बहुत पहले ही आगाह कर देती है, इससे पहले कि वह उन्हें देख पाता। हालांकि उन्होंने खुद को कमांड ग्रुप 3 बताया है, इसलिए वह जानता है कि वे दुश्मन नहीं हैं। मेचा के 2-3 विंगों के अग्रिम पंक्ति तक पहुंचने का रास्ता साफ करने के बाद युद्ध और तेजी से आगे बढ़ने लगा। अब वे दुश्मन की सीमा के पीछे एक अलग थलग चौकी नहीं रहे, बल्कि ठीक सीमा पर थे। विद्रोही सेना के पीछे हटने पर तोपखाने के जमा होने की खबर उन तक फैल गई तथा पिछले कुछ घंटों से मैक्स की स्थिति से लड़ाई दूर रही, जबकि उनके चारों ओर भीषण युद्ध जारी था। दूर से गोलियों की आवाज से हवा गूंज रही थी, लेकिन मैक्स और उसकी टुकड़ी एक शांत द्वीप पर खड़ी थी। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर यथासंभव मरम्मत कार्य पूरा किया और आने वाले मेचा को अपने पास उपलब्ध सभी हथियारों से पुनः लोड किया। इसका मतलब था कि केवल पूरी तरह से सुसज्जित ही ऊर्जा हथियारों का उपयोग कर रहे थे, क्योंकि क्षतिग्रस्त लैंडर में अभी भी लाइन मेचा के लिए एक कार्यशील ईंधन चार्जर मौजूद था। लैंडर और मेचा दोनों ही अपनी ऊर्जा उत्पादन के लिए एक ही प्रकार के ईंधन का उपयोग करते हैं, जिससे हल्के मेचा की उपयोगिता बढ़ जाती है और उन्हें अधिक महंगे दीर्घकालिक बिजली संयंत्रों या ईंधन भंडारण के दूसरे रूप की आवश्यकता नहीं होती। हल्के उपयोग की स्थिति में वे लगभग 2 सप्ताह तक चल सकते हैं, लेकिन यदि उन्हें अभी चार्ज कर दिया जाए तो वे पूरी शक्ति से वापस आ जाते हैं, यदि उन्हें लगातार फायर फाइट में रहना पड़े। क्रूसेडर्स को कुछ गोला बारूद तो मिला, लेकिन गैटलिंग बैटरी या एंटी एयरक्राफ्ट गन के लिए कुछ भी नहीं था। केवल बहुत सारे युद्ध तोप के राउंड और कुछ मिसाइलें थीं जो उनके द्वारा उपयोग किए जा रहे गोला बारूद के अनुकूल थीं। कैप्टन मैक्स, मैं 3rd कमांड ग्रुप के फ्लीट इंटेलिजेंस का कर्नल अहमन हूं। हम इस जगह पर एक अग्रिम कमांड पोस्ट और आर्टिलरी बैटरी स्थापित करेंगे।
टेक एंड होल्ड पर बेहतरीन काम, आक्रामक इसकी सराहना करता है। खुफिया अधिकारी का काला ट्रेंच कोट पहने एक दुबले पतले चेहरे वाला आदमी इंटरकॉम पर घोषणा करता है जैसे ही गाड़ियां पास आती हैं। मैक्स ने लाइन मेचा को आदेश दिया कि वे, जो अभी भी स्थान पर हैं, वाहनों के परिसर में प्रवेश के लिए अवरोध के एक हिस्से को हटा दें ताकि कमान समूह आगे बढ़ सके। कर्नल, आपसे मिलकर खुशी हुई। अगर आप किसी मौजूदा संरचना को बंकर के रूप में इस्तेमाल करना चाहें तो हमने उपयुक्त जगहों की एक सूची बना ली है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा कहना है कि जमीन के ऊपर किसी ढांचे को मजबूत करने की तुलना में जमीन के नीचे मजबूत करना हमेशा बेहतर होता है। विद्रोहियों ने ग्रह पर अपने अंतिम पड़ाव के लिए राजधानी को मजबूत कर लिया है। बेड़े के आंकड़े बताते हैं कि कक्षा में बमबारी के लिए नागरिकों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिसका मतलब है कि हमें जमीन से उसे समतल करना होगा। घेराबंदी शुरू होते ही नागरिकों को भाग जाना चाहिए और जो भी बचेगा उसे विद्रोही सेना का हिस्सा घोषित कर दिया जाएगा। मैक्स के लिए ये थोड़ा चिंताजनक है और उसकी उस ईमानदार नैतिकता के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाता जो उसने जीवन भर कायम रखी है। बेशक तोपखाने की गोलाबारी के दौरान आम लोग भागने के बजाय जहां है वहीं छिपने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल वह इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। कर्नल अहमद आगे कहते हैं, आधिकारिक आदेश कुछ ही मिनटों में आने वाले हैं, लेकिन मुझे अच्छी खबर मिली है कि आपकी यूनिट को आज रात शहर पर विद्रोहियों की पकड़ तोड़ने के लिए मेचा की दूसरी लहर से हटाकर एक दूसरे उच्च मूल्य वाले लक्ष्य पर हमला करने के लिए भेजा जाएगा, जिसके बारे में माना जाता है कि उसके पास बहुमूल्य खुफिया जानकारी है। हाई कमान चाहता है कि अगले 24 घंटों में विद्रोहियों को ग्रह से हटा दिया जाए, लेकिन उस जानकारी को इकट्ठा करने की कोशिश जरूर करें। इसके परिणाम इसे एक लड़ाई से कहीं ज्यादा व्यापक हो सकते हैं। मैक्स उनकी अधीरता देखकर आहें भरता है। इस प्रक्रिया में जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होगा, इससे सिर्फ उच्च कमांडरों को अपने राजनीतिक रूप से जुड़े दोस्तों के सामने अच्छा लगेगा अगर वे एक निश्चित समय सीमा के भीतर विद्रोह को दबा दें। लेकिन जैसा कि मैक्स को अपने पिछले जीवन की युद्ध की यादों से याद आता है, विद्रोह का अंतिम चरण हमेशा ही अव्यवस्थित और क्रूर होता है, और आप बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि हताहतों की संख्या कम से कम हो। जैसी कि उम्मीद थी, अगले ही घंटे तैनाती के आदेश आ गए। लोकेशन पर मौजूद ज्यादातर मेचा को अपनी जगह पर बने रहने और कमांड ग्रुप की रखवाली करने का निर्देश दिया गया, जबकि मैक्स और उसकी यूनिट को राजधानी की ओर बढ़ना था और एक टेक्नोलॉजी रिसर्च फैक्ट्री पर कब्जा करना था। उनके आदेशों में कहा गया था कि कोई भी दस्तावेज, विशेष रूप से उच्च स्तरीय अधिकारियों और शोधकर्ताओं के बारे में, बरामद किया जाना चाहिए तथा कमांड ग्रुप को वापस रिपोर्ट किया जाना चाहिए। दूरी सिर्फ 12 किलोमीटर थी, लेकिन युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच ये काफी लंबी दूरी थी। मैक्स के लिए यह और भी ज्यादा आभारी होने वाली बात थी कि उन्हें ब्रावो कंपनी के पूरे स्टाफ के अंदर आने जाने के लिए पर्याप्त गाड़ियां मिल गईं। यदि कर्नल या कमांड ग्रुप 3 का कोई अन्य सदस्य उन उन्नत उपकरणों को देखकर चौंक गया जिन्हें वे लेकर जा रहे थे, तो उन्होंने इसे प्रकट नहीं किया तथा मिश्रित इकाई को दृष्टि से ओझल होते हुए देखा। मैक्स के पास आगे बढ़ने की एक सरल रणनीति है। टैंक आगे बढ़ेंगे, फिर लाइट मेचा, उसके बाद वह और निको, फिर बख्तरबंद कार्मिक वाहक और विमान रोधी प्लेटफॉर्म। इससे उनकी ज्यादातर कमजोर पैदल सेना मुख्य लड़ाई में पीछे रह जाएगी, लेकिन स्थानीय टैंकों के साथ आगे बढ़कर वे कुछ रक्षकों को ये सोचकर भ्रमित कर सकते हैं कि उन्हें मजबूत किया जा रहा है। उपग्रह से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुसंधान केंद्र में लगभग 20 हल्की मशीनें हैं और कोई भारी समर्थन नहीं है, लेकिन छिपी हुई इकाइयों की संभावना है। मैक्स अपडेट प्राप्त करते ही टीम को सूचित करता है। वे युद्ध से क्षत विक्षत सड़क पर जितनी जल्दी हो सके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल पीछे हटती विद्रोही टुकड़ियों जैसे दिखते हैं। मैक्स को उम्मीद है कि उनके द्वारा चुराए गए पैदल सेना के वाहनों में अभी भी अनुसंधान केंद्र पर रक्षकों से बातचीत करने के लिए वैध विद्रोही एन्क्रिप्शन कोड मौजूद हैं। हालांकि अगर दुश्मन चालाक होता तो वे युद्ध शुरू होने के बाद दिन में कम से कम एक बार इसे बदलने की योजना बनाते। लक्ष्य एक 6 मंजिला कांच की दीवारों वाली कार्यालय इमारत है जिसमें 4 बड़े गोदाम हैं और ये सभी एक गहरी घाटी में स्थित हैं। यह उन्हें दूर से दिखाई न देने के साथ साथ कैमरों की मदद के बिना आने वाली इकाइयों को भी देखने से रोकता है। इस क्षेत्र में कई लड़ाइयों के स्पष्ट संकेत हैं, इसलिए संभावना है कि कैमरे बंद हों, लेकिन मैक्स इस पर भरोसा नहीं कर रहा है। पैदल सेना, अगर कोई आपसे संपर्क करे तो विद्रोही चैनलों पर मास्क 16 के रूप में पहचाने जाएं। ये हमारे लैंडिंग जोन में यूनिट का कॉल साइन था। निको सबको सूचित करता है और मैक्स को एहसास होता है कि वह एन्क्रिप्शन को तोड़ने की कोशिश में अपनी इनेट टैलेंट और मेचा के संचार तंत्र का इस्तेमाल कर रही है।
उन्होंने अच्छी प्रगति की है, लेकिन भाग्य उन्हें हमेशा के लिए नहीं ले जा सकता है, और लक्ष्य से केवल 2 किलोमीटर दूर वे एक विद्रोही प्रकाश मेचा गश्ती दल से टकरा जाते हैं, जो मरम्मत करने का प्रयास करते हुए पेड़ों में छिपा हुआ है। स्टालवार्ट और टारेट्स रेज स्पष्ट रूप से विद्रोही मेचा नहीं है, जो गहरे भूरे रंग पर आधारित विभिन्न प्रकार के हैं, इसलिए वे बिना समय गंवाए आपस में भिड़ जाते हैं। मैक्स को लक्ष्य पर कब्जा करने में आधा सेकंड लगता है, फिर वह एक ही समय में दोनों बंदूकों का कहर छोड़ देता है। निको तलवार हाथ में लेकर लाइन मेचा पर सख्ती से हमला करती है और अपने आयन डिस्ट्रॉयर से उन पर एक व्यापक क्षेत्र का विस्फोट करती है, जिससे उनके मेचा के बाहर पकड़े गए किसी भी व्यक्ति को भस्म कर दिया जाता है। मैक्स अपनी गेटलिंग बैटरी को समूह के पार ले जाता है और अपनी बैटल कैनन से दूसरे लक्ष्य को मार गिराता है, जबकि निको हाथापाई की सीमा तक पहुंच जाता है। ये कहना कि उसकी युद्ध शैली अपरंपरागत है कमतर आंकना होगा। जब वह काफी करीब पहुंचती है तो उसकी तलवार एक विद्रोही लाइन मेचा के पावर प्लांट में जा धंसती है, लेकिन वह उसे वापस तैयार करने में देर नहीं करती। इसके बजाय वह एक विशाल यांत्रिक पैर हवा में ऊंचा उठाती है, एक विद्रोही मेचा को लात मारकर गिरा देती है और बार बार उस पर पैर पटकती है। पैदल सैनिक अपनी भारी हथियारों की टीमों के साथ लेफ्टिनेंट बेकी की सहायता के लिए आगे आए हैं और बचे हुए विद्रोही लाइट मेचा पर गोलाबारी कर रहे हैं, लेकिन इससे उग्र तारित का क्रोध नहीं रुक रहा है। विद्रोहियों में अराजकता और आतंक का बोलबाला है, क्योंकि वह जानबूझकर उन्हें जमीन पर पटक देती है, जिससे वे भारी हथियारों की गोलाबारी से कुचले या उड़ जाने से बेबस हो जाते हैं। आप अधिक मेचा को मार सकते हैं, स्टालवार्ट, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं कि दुश्मन तारित के क्रोध से अधिक डरता है। लेफ्टिनेंट बेकी इंटरकॉम पर हंसती है क्योंकि एक तरफा लड़ाई समाप्त हो जाती है। युवा बेकी जिंदगी संतुलन के बारे में है। यिन और यांग, कोमलता और ताकत, आतंक और विनाश, ये युद्ध के लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना महिलाओं के लिए। निको ने बनावटी ज्ञानी लहजे में अपनी राय दी, जिससे सभी मेचा पायलट हंस पड़े। मैक्स को हैरानी होती है कि आतंक और विनाश उसके मन में एक दूसरे के पूरक पहलू कैसे बन गए, लेकिन फिर वह ये निष्कर्ष निकालता है कि लड़ाकू निको और प्रशिक्षण निको उसके व्यक्तित्व के दो बिल्कुल अलग पहलू हैं। युद्ध में वह वाकई डरावनी है। महोदय, हमारे पास विद्रोहियों से संपर्क है जो प्रौद्योगिकी अनुसंधान सुविधा के लिए सुदृढ़ीकरण मांग रहे हैं, ब्रावो कंपनी के कैप्टन कैटन ने उन्हें सूचित किया। उन्हें बताएं कि आप उनकी लोकेशन पर जा रहे हैं, अपना कॉल साइन याद रखिए और झांसा देकर निकल जाने की कोशिश कीजिए। इतनी अफरा तफरी मच चुकी है कि शायद उन्हें यकीन हो जाए। यही वह परिदृश्य प्रतीत होता है जिसमें उनके बिना किसी बाधा के सुविधा में प्रवेश करने की सबसे अधिक संभावना है। ब्रावो कंपनी अपने काम में बहुत अच्छी है और सुविधा के अंदर अन्य पैदल सेना या विद्रोही मिलिशिया के खिलाफ उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे लगता है उन्होंने इसे खरीद लिया है। क्या योजना है? कैप्टन कैटन पूछते हैं। स्टेलवार्ट और तारित का क्रोध टूट जाएगा। कैटन, बाकी सभी को अंदर ले आओ। जैसे ही तुम्हें परेशानी का आभास हो, फोन करो और हम ध्यान भटकाने का प्रबंध कर देंगे। मैक्स निर्णय लेता है। लाइट मेचा की रंग योजना इतनी सामान्य है कि इसे स्थानीय समझ लेना गलत होगा, इसलिए लेफ्टिनेंट बेकी अग्नि सहायता प्रदान करने के लिए पैदल सेना के साथ रहती हैं। हालांकि घाटी में प्रवेश करने पर उन्हें जो मिलता है वह उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होता। ऊपरी मुखौटा एक छद्म आवरण है। यह एक मेचा विकास परिसर है और सैटेलाइट स्कैन में कम से कम आधा दर्जन विद्रोही क्रूसेडर फैक्ट्री की इमारतों के रूप में छिपे हुए हैंगर में छिपे हुए हैं। बेकी स्टालवार्ट को बताती है कि उन्हें क्या मिला है और मैक्स के फैसले का इंतजार करती है। अगर उन मेचा में पायलट होते तो वहां जाकर पकड़े जाना आत्महत्या जैसा होता। कोई मुझे उस हैंगर की सही जगह बता दे। जब तुम पास पहुंचोगे तो मैं अंदर एक बैटल कैनन राउंड डाल दूंगा और दरवाजे उड़ा दूंगा ताकि वे उस जगह को बंद न कर सकें। स्थान सी F55 मीटर -27 मीटर ऊंचाई है, लेफ्टिनेंट बेकी ने मैक्स को सूचित किया जब वे सुविधा के पूर्ण दृश्य में आ गए। अपने रास्ते पर आगे बढ़ो। 10 सेकंड में तोपखाना आ रहा है, मैक्स ने अपनी यूनिट को सलाह दी जब वे परिसर की ओर बढ़ रहे थे। विद्रोही उनका इंतजार कर रहे थे और काफिले को घाटी में स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने की अनुमति दे दी गई, इससे पहले कि किसी को प्रकाश मेचा पर चिन्हों का पता चले। खतरे की पहली आवाजें विस्फोटों की एक श्रृंखला में डूब गईं। 2 सेकंड के दौरान 4 गोलियां चली और अंत में एक शानदार श्रृंखलाबद्ध विस्फोट हुआ जो भारी मेचा गोदाम में फैल गया, क्योंकि युद्ध तोप ने इमारत के गोला बारूद के भंडारण को प्रज्वलित कर दिया, जो भूमिगत प्लाज्मा पावर जनरेटर तक फैल गया और बख्तरबंद इमारत को नष्ट कर दिया। सब लोग बाहर निकलो।
प्रयोगशालाओं में घुस जाओ, इससे पहले कि उन्हें पता चले कि क्या हो रहा है, और उन्हें बंद कर दो। कैप्टन कैटन अपने आदमियों से कहता है, जो परिसर पर धावा बोलने के लिए अपने वाहनों से बाहर निकलते हैं। लेफ्टिनेंट बेकी और उनकी लाइन मेचा शाखा ने आयन फायर की बौछार के साथ शेष रक्षकों पर हमला किया। लाइट मेचा के विस्फोट अधिकांशतः गोदाम के विस्फोट की निरंतर गर्जना में खो गए। कुल मिलाकर प्रभाव लगभग उत्तम है। रेडियो पर इतनी सारी प्रतिस्पर्धी आवाजें हैं कि यह समझ से परे है, और उनमें से ज्यादातर विस्फोटों की आवाज में दब जाती हैं। फिर इमारतों के अंदर सब कुछ अंधेरा हो जाता है। आक्रमण के बाद से गृह पर बिजली आपूर्ति ठप है, और उस सुविधा को संचालित करने वाला प्लाज्मा जनरेटर नष्ट हो गया है। इमारत के सभी साझा दरवाजे खुल जाते हैं, चुंबकीय ताले निष्क्रिय हो जाते हैं, जिससे ब्रावो कंपनी बिना किसी बाधा के आगे बढ़ पाती है। उन्हें ज्यादातर निहत्थे वैज्ञानिक मिले, इसलिए कैप्टन कैटन ने आदेश दिया कि उन सभी को मुख्य तल पर बने सभागार में इकट्ठा कर लिया जाए। जो भी विरोध करेगा या हथियारबंद होने के संकेत दिखाएगा, उसे मार गिराया जाएगा और सैनिक आगे बढ़ जाएंगे। वहां उन्हें कोई भौतिक फाइलिंग कैबिनेट नहीं मिलती, लेकिन सैनिक रास्ते में पढ़ने वाले कंप्यूटरों से हार्ड ड्राइव और कई डेटा टैबलेट ले लेते हैं, तथा अपने मिशन के लिए यथासंभव अधिक से अधिक डेटा एकत्र करते हैं। बाहर मैक्स और निको उस परिसर में पहुंच गए हैं जहां लेफ्टिनेंट बेकी पहले ही लाइन मेचा के रक्षकों का खात्मा कर चुकी है। निको पंजे वाले हाथ और तारित के रैज के विशाल पैर के संयोजन से बाकी इमारतों के बेदरवाजे खोलता है, जहां उसे सिर्फ गोदाम और कुछ फोकलिफ्ट ऑपरेटर ही मिलते हैं। कार्यस्थल पर क्रूसेडर्स रेलगन की ताकत का सामना करते हुए कर्मचारी सदस्य उनसे किए गए किसी भी अनुरोध को पूरा करने के लिए तैयार हैं। बिना किसी समस्या के अपने कंप्यूटरों को चालू कर देते हैं और अंधेरे भवन के दरवाजों के पास इकट्ठा हो जाते हैं, जहां केवल बिखरी हुई आपातकालीन रोशनी उन्हें पूर्ण अंधेरे में रहने से रोकती है। 15 मिनट बाद संपूर्ण परिसर को सुरक्षित माना जाता है तथा जीवित बचे कर्मचारियों को खुले प्रांगण में ले जाया जाता है, ताकि भवनों में जीवन के संकेतों की दोबारा जांच की जा सके। स्टालवार्ट कमांड ग्रुप 3 में सुविधा सुरक्षित कई बंदी बनाए गए, जिनमें उच्च पदस्थ वैज्ञानिक भी शामिल हैं। कृपया सलाह दें। मजबूत रहो स्टालवार्ट। कैदियों को निकालने के लिए हवाई जहाज आ रहा है। सभी के लिए खुशखबरी, वे तुम्हें मारेंगे नहीं या हमसे करवाएंगे नहीं। हालांकि कमांड को तुम्हारे वरिष्ठ प्रबंधन की गतिविधियों में गहरी दिलचस्पी है। कैप्टन कैटन कैदियों को सलाह देते हैं, उनके चेहरों पर आशा के भाव लाते हुए। कैप्लर साम्राज्य गद्दारों के प्रति नरमी के लिए नहीं जाना जाता, लेकिन अगर वे अपनी जान बचाने के लिए अपने आकाओं को भी मौत के घाट उतार सकते हैं, ये तो बिल्कुल अलग बात है। इनमें से ज्यादातर लोग कुछ दिन पहले तक सरकारी कर्मचारी ही थे, जो एक सामान्य सी दिखने वाली मेका रिसर्च फैक्ट्री में मामूली काम कर रहे थे। मैक्स को मानव स्वभाव के बारे में सब कुछ पता नहीं है, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि इस ग्रह पर ऐसा कोई फोकलिफ्ट चालक नहीं है जो अपने मालिक को राजद्रोह के आरोपों से बचाने के लिए फांसी पर चढ़ने को तैयार हो। दरअसल ये काम जितना छोटा था, सैनिक उतने ही मददगार भी रहे। गोदाम के कर्मचारियों ने ब्रावो कंपनी को यह भी दिखाया कि उनका इन्वेंट्री सिस्टम कैसे काम करता है, ताकि सैनिक गोदामों में अपनी जरूरत की हर चीज ढूंढ सकें। निको, अगर हो सके तो उस टैबलेट को हैक कर लो। मैं जानना चाहता हूं कि उन इमारतों में ऐसा क्या है जो हमारे काम आ सकता है। मैक्स अपने साथी को आदेश देता है। पहले से ही इस पर काम चल रहा है। ज्यादातर तो बस मरम्मत के पुर्जे हैं जो काम आएंगे, लेकिन मुझे कुछ ऐसे पुर्जे मिले हैं जो शील्ड जनरेटर के लिए होने चाहिए, और कुछ प्रायोगिक गोला बारूद भी। निको मैक्स को देखने के लिए स्टालवार्ट के कंप्यूटर पर लोकेशन भेजता है। शाबाश कंपनी, हमारे लिए कोई गाड़ी ढूंढो। इस बार मुझे हमारे लिए कुछ अच्छी चीजें मिली हैं। मैक्स गोदामों की लोकेशन भेजता है, फिर मैन पोर्टेबल प्लाज्मा कैनन V7 नाम की एक सूची देखता है। प्रायोगिक हथियारों के 10 पूरे क्रेट होने चाहिए, इसलिए वह उन्हें उच्च प्राथमिकता वाली खरीदारी में शामिल करता है। उसे नहीं पता कि ये काम करेंगे या नहीं, लेकिन अगर करेंगे तो उसकी यूनिट को मिलने वाली एंटी आर्मर मारक क्षमता अविश्वसनीय होगी। प्लाज्मा तोप की स्थिरता बनाए रखने के लिए एक न्यूनतम आउटपुट स्तर होता है। इसे मनुष्यों द्वारा ले जा सकने वाले प्लेटफॉर्म पर स्थापित करने से उसकी कुछ पैदल सेना को लाइन मेचा जैसी मारक क्षमता प्राप्त होगी। कुछ मिनट बाद वैज्ञानिकों को लेने आने वाला ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर साफ तौर पर उन्हें वापस लाने की जल्दी में है, और जमीन के पास पहुंचने से पहले ही दरवाजे खोल देता है। या शायद उन्हें भरोसा ही नहीं था कि मैक्स ने उस इलाके को अपने नियंत्रण में ले लिया है, और उन्हें लग रहा है कि उन्हें एक गर्म लैंडिंग जोन से आपातकालीन निकासी करनी पड़ेगी। किसी भी तरह वे कुछ ही मिनटों में सभी को लाद कर ले जाते हैं।
साथ ही ब्रावो कंपनी द्वारा इकट्ठा किए गए ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान भी। कैप्टन कैटन ने अपने आदमियों को कुछ अच्छी चीजें अपने पास रखने का आदेश दिया। मेचा रिसर्च लैब की टैबलेट्स, खासकर वे जिनमें गोदाम की सामग्री की सूची होती है, और ऐसी कोई भी चीज जिससे कमांड उन्हें एक बड़ी खोजी टीम के लिए उस पद से हटाने का आदेश दे। उन्हें प्लाज्मा तोपें पहले ही मिल चुकी हैं, और अब जब ये हाथ में आ गई हैं, तो उन्हें और भी नए हथियारों की उम्मीद है। हो सकता है कि उन्हें राजनेताओं जैसा हाई-टेक फुल बॉडी कवच मिल जाए। यह पावर्ड आर्मर का सबसे बुनियादी रूप हो सकता है, ट्रांसपोर्ट शिप के प्रेशर सूट के बराबर, लेकिन ये उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों की रक्षा के लिए भारी कवच से लैस होते हैं। क्या अन्य कंपनियां मुझे इस तरह से सुसज्जित देखकर ईर्ष्या नहीं करेगी? कैप्टन कैटन ने गोदाम में खोजबीन करते हुए सोचा। कमांड ग्रुप 3 से स्टालवार तक आने वाले हमले के लिए तैयार रहें। राजधानी क्षेत्र से विद्रोही बलों को सुविधा पर नियंत्रण पाने के लिए जुटाया गया है। मैक्स को उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा। आप इतनी दिलचस्प चीज लेकर बिना किसी विरोध के उसे अपने पास नहीं रख सकते, भले ही आप उस जगह पर रखी सबसे कीमती तकनीक का एक बड़ा हिस्सा ही क्यों न उड़ा दें। दुश्मन सेनाएं आ रही हैं, ताकत अज्ञात है। शाबाश कंपनी, हमें लक्ष्य पर नजर रखनी है। या तो कैमरों में पैच लगाओ या स्काउट्स भेजो। बेकी, राजधानी की तरफ से हमले के लिए अपने आदमियों को तैनात करो। सर, हमने बारूदी सुरंगों के साथ साथ प्लाज्मा तोपें भी बरामद की हैं। कैप्टन कैटन सुझाव देते हैं। बहुत बढ़िया, कुछ को सड़क और आसपास के इलाकों में तैनात कर दीजिए। जो भी चीज उन्हें धीमा या कमजोर करेगी, वह एक वरदान है। राजधानी की लड़ाई खत्म होने तक हमें इस पद से मुक्त होने की उम्मीद नहीं है। मैक्स का मतलब है कि वे बेलमोंट की लड़ाई खत्म होने तक यही रहेंगे, जो थोड़ी किस्मत के साथ एक हफ्ते से भी कम समय में खत्म हो जाएगी। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार विद्रोहियों के पास अब बस एक आखिरी गढ़ बचा है, और वे चारों तरफ से घिर गए हैं। मुझे सैटेलाइट फीड मिल गई है। अब आपको अपडेटेड टारगेट नंबर भेज रहा हूं। निको उसे सूचित करता है और मैक्स को अपनी स्क्रीन पर वाहनों और मेचा का एक स्तंभ दिखाई देता है। 6 क्रूसेडर, 10 पैदल सेना के परिवहन जहाज, 30 हल्के मेचा और 5 तोपें। यह उनके लिए अब तक की सबसे अच्छी स्थिति नहीं थी, लेकिन सबसे बुरी भी नहीं। शुरुआत में सबसे जरूरी काम पैदल सेना के परिवहन को रोकना और तोपखाने को नष्ट करना होगा। इनके चले जाने के बाद मेचा को बिना किसी कवर फायर के अंतिम दूरी तक आगे बढ़ना होगा, जिससे वे आसान निशाना बन जाएंगे। विद्रोहियों के पास अब सैटेलाइट फीड तक पहुंच नहीं है, इसलिए उन्हें उसकी सेना या स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और उन्हें तब तक अपने लक्ष्य का अंदाजा लगाना होगा जब तक कि उन्हें सीधी नजर न मिल जाए। उन्हें संभवतः उस सुविधा को नष्ट न करने का आदेश भी दिया गया है, जो मैक्स और उसके सहयोगियों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। दुश्मन सेना 10 किलोमीटर दूर है। बारूदी सुरंगें बिछाना खत्म करो और जल्द से जल्द शरण में वापस आ जाओ, ब्रावो कंपनी। मैक्स अपना फीड देखते हुए पुकारता है। वहां एक दलदली क्षेत्र है जो पैदल सेना के वाहनों को उनके वर्तमान स्थान से आगे सड़क छोड़ने से रोकेगा, इसलिए वह काफिले को रोकने के लिए अग्रणी वाहन को बाहर निकालने की योजना बना रहा है, और फिर बाकी पर गोलाबारी करेगा। दलदल मेचा को रोक तो नहीं पाएगा, लेकिन उनकी गति धीमी कर देगा, जिससे वे आसान निशाना बन जाएंगे, और मैक्स को उम्मीद है कि वह इसका फायदा उठाकर अपने आदमियों को तैयारी के लिए थोड़ा और समय दे पाएगा। यह मानते हुए कि वे तितर बितर हो जाएंगे और हमला शुरू होने पर सड़क पर यूं ही नहीं दौड़ेंगे। जैसे ही सभी वाहन दलदल में पहुंच जाते हैं, मैक्स 2 गोले दागता है, निको द्वारा उपग्रह से प्राप्त लाइव स्ट्रीमिंग डेटा का उपयोग करते हुए। उसने पहले राउंड के लिए गलत टारगेटिंग बॉक्स चुना और एक क्रूसेडर को सीधे कॉकपिट के दरवाजे पर मारा, एक अच्छी तरह से सुरक्षित कमजोर बिंदु पर एक अप्रत्याशित गोली। जैसे ही दूसरा गोला पीछे के तोपखाने के प्लेटफॉर्म पर लगा, विशालकाय मेचा आग की लपटों में गिरकर सड़क पर गिर पड़ा। काफिले को पता ही नहीं था कि उन पर कहां से गोलाबारी हो रही है, और वे केवल रुककर रक्षात्मक स्थिति में चक्कर लगा सकते थे, क्योंकि बचे हुए क्रूसेडर अपने गिरे हुए विंगमैन को सड़क से खींच रहे थे ताकि गाड़ियां फिर से चल सकें। मैक्स ने दबाव बनाए रखा, क्योंकि उन्हें अभी भी पता नहीं था कि उन पर कहां से हमला हो रहा है। उसने सड़क को अवरुद्ध रखने के लिए एक सैन्य परिवहन को नष्ट कर दिया और फिर क्रूसेडर्स और उनके हल्के मेचा एस्कॉर्ट्स पर अपने गोले के शेष भाग को दाग दिया। हैंग टाइम के साथ मैक्स एक साथ 3 को हवा में उड़ा सकता था, और वास्तविक समय में सैटेलाइट फीड के साथ उसके मल्टीपल टारगेटिंग कौशल को यह अनुमान लगाने में कोई समस्या नहीं होती कि उसके लक्ष्य कहां होंगे। इससे पहले कि दुश्मन टूटकर दलदल में फैल जाए, 2 और क्रूसेडर्स को घातक क्षति पहुंचती है, जहां छतरी उपग्रह ट्रैकिंग से छिप जाती है। इससे फंसे हुए और घायल पैदल सेना के वाहन सड़क पर अकेले रह जाते हैं, विनाश से बचने में असहाय।
शस्त्रागार, मुझे उन प्रायोगिक उच्च विस्फोटक गोलियों से फिर से भर दो। तारित का क्रोध, लेफ्टिनेंट बेकी को लेकर उन विद्रोहियों का शिकार करने जाओ। उनकी अधिकांश इकाइयां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, वे जल्दी में कहीं नहीं जाएंगे। उस स्टालवार्ट की बात कॉपी करो। बेकी, मेरे पीछे आओ और मेरे साथ चलते रहो, मुझे अच्छी तरह पता है कि वे कहाँ जा रहे हैं। निको के साथ कदमताल मिलाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि प्राचीन मेचा का इतना तेज होना कोई बड़ी बात नहीं है। आधुनिक मेचा का उत्पादन भले ही बड़े पैमाने पर हो, लेकिन उसके हाथों में तारित का क्रोध ऐसा एहसास कराता है मानो सदियों से तकनीक का कोई विकास ही नहीं हुआ है। पुनः लोड पूर्ण, दिग्गज। उसके ग्राउंड क्रू के रूप में नियुक्त पैदल सेना के सदस्यों ने घोषणा की और मैक्स ने अपनी तोप में पहला राउंड चक्रित किया और सड़क के पास पैदल सेना का पता लगाया। उन्होंने बुद्धिमानी से अपने वाहनों को छोड़ दिया है, लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं जा पाए हैं कि बमबारी फिर से शुरू हो गई है। इस बार 10 मीटर के आग के गोले पैदल सेना को धातु के टुकड़ों को दूर तक फेंक रहे हैं। धिक्कार है उन राजनेताओं पर, उन्होंने कहा था कि साम्राज्य समझ जाएगा कि हिंसा कभी नहीं होगी। क्या बकवास है, आधा ग्रह मर चुका है और जिन सहयोगियों से उन्होंने वादा किया था वे कभी नहीं आए। काफिले का आखिरी जीवित विद्रोही क्रूसेडर पायलट दौड़ते हुए अपने मेचा के कॉकपिट में गुस्सा निकालता है। क्रेग दलदल के उस पार स्थित खाली पड़े बंकर की ओर तेजी से भागता है, जितनी तेजी से उसका क्षतिग्रस्त क्रूसेडर उसे ले जा सकता है। अगर वह इतनी दूर तक पहुंच पाता है तो वह निगरानी से बचकर सुरंगों के रास्ते निकल सकता है और अपने प्रिय कॉपस को हैंगर में ही छोड़ सकता है। वह एक घाटी में घुसने के लिए मुड़ता है, एक खुले मैदान को पार करने से बचता है जहां उसे निश्चित रूप से देखा जा सकता था। अब उसे यकीन हो गया है कि उसकी टुकड़ी पर बमबारी अंतरिक्ष से निर्देशित थी। वे उसकी परवाह क्यों करते थे? यह एक रहस्य था, इसलिए इसका कारण उसका लक्ष्य ही रहा होगा, एक और रहस्य जिसे छुपाने के लिए उसके कमांडरों को कोसना पड़ा। वह बंकर की सुरक्षा को लगभग खतरे में डाल ही चुका था कि तभी उसके क्रूसेडर वाहन के एक और कोई चीज टकराती है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है तथा उसके बाद एक ध्वनि बूम उत्पन्न होता है जो उसके सभी ऑडियो सेंसरों को ओवरलोड कर देता है तथा दलदल में गूंजता है। वह विश्वास नहीं कर पाता कि उसने वास्तव में रेलगन से हमला झेला है, लेकिन अपने प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के लिए वह अपने मेचा को घुमाता है। उसका आयन डिस्ट्रॉयर चमकता है और उस पर हमला कर रहे एक स्टॉकर पैटर्न क्रूसेडर के अवशेष की ओर पूरी शक्ति से चार्ज करता है। शापित मेचा ऐसे हिलता है जैसे पायलट नशे में हो, सीधे वार से बचता है और मेचा की ढाल की चमक से बाकी को झटक देता है। जवाबी गोली उसके बाएं कंधे के जोड़ पर ऊपरी कवच पर लगती है और नुकसान की चेतावनियां उसके हेड अप डिस्प्ले पर चमक उठती हैं। क्रेग तेजी से आ रहे मेचा पर मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉपस का बायां हाथ प्रतिक्रिया नहीं देता है और फिर अतिभारित पावर सल्स की चमक के साथ सब कुछ अंधकार में हो जाता है। कैप्टन निको, यह पायलट अभी भी जिंदा है। आपका क्या कहना है? लेफ्टिनेंट बेकी ने नष्ट हो चुके क्रूसेडर का आपातकालीन दरवाजा खोलने के बाद पूछा। उसे दलदल में छोड़ दो, अब वो कोई खतरा नहीं है। फैल जाओ और लाइट मेचा का शिकार करो, उन्होंने लड़ाई की आवाज सुनी होगी। एक दूसरे की नजरों में रहो, हमें किसी को भी कॉपस की तरह घात में नहीं देखना चाहिए। बेकी एक क्षण के लिए सोचता है कि खतरनाक लाल मेचा गिरे हुए पायलट के प्रति असामान्य दयालुता दिखा रहा था, लेकिन फिर वह दलदली जीवों के सभी बड़े ताप चिन्हों को देखता है। शुभकामनाएं पायलट, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। बेकी फुसफुसाते हुए मुड़ता है और अपने आदमियों को आक्रमण पर ले जाता है। लेफ्टिनेंट बेकी और उनके साथी तारित के क्रोध का पीछा करते हुए दलदल में वापस चले जाते हैं तथा मेचा की तलाश करते हैं जो संभवतः युद्ध के दौरान खींची गई हो। अगर विद्रोही होशियार हैं तो उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा। तारित का क्रोध एक बहुत बड़ा ताप संकेत है और उसे काफी दूर से देखा जा सकता है। कमजोर लाइट मेचा बल के लिए एकमात्र सही उपाय यही है कि जब वे उसे देखें तो दुम मोड़कर भाग जाएं, इस उम्मीद में कि उसने उन्हें अभी तक नहीं देखा होगा। ऐसा नहीं है कि मुट्ठी भर हल्के मेचा सामान्य परिस्थितियों में क्रूसेडर को नहीं हरा सकते, लेकिन उसकी नजदीकी लड़ाई की शैली मानक से बहुत दूर है और कुछ जगहों पर पानी लाइन मेचा की कमर तक है और नीचे कीचड़ भरा है। उनके पास तारित के रैज को मात देने की गतिशीलता नहीं होगी ताकि वे उसकी कमजोरियों को निशाना बनाकर बच सकें। लाइट मेचा उत्तर की ओर मुड़े। सैटेलाइट फीड उस दिशा में लक्ष्य दिखाता है। मैक्स उन्हें निर्देश देता है क्योंकि वह विद्रोही लाइन मेचा की एक जोड़ी को एक समाशोधन के माध्यम से आगे बढ़ते हुए देखता है। लेफ्टिनेंट बेकी समूह को उत्तर दिशा में ले जाती है, जबकि निको लाइन मेचा के सामने पहुंचने और उन्हें हमलावरों की ओर ले जाने के लिए चौड़ा चक्कर लगाता है। बेकी तय करती है कि या तो उनके थर्मल स्कैनर चालू नहीं है
या वे क्षतिग्रस्त हैं क्योंकि विद्रोही सीधे तारित के रैज की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि निको के पास उनकी प्रेरणा के बारे में अन्य विचार थे और उन्होंने आदेशों को अद्यतन किया। ये जरूर कोई मनोरंजन कर रहे हैं। मेरे पास मत आओ, उस समूह को खोजो जिसे ये लोग बचा रहे हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लेफ्टिनेंट बेकी अपने सभी मेचा को दलदल के पानी में फैलकर डूबने का आदेश देते हैं और फिर इंतजार करते हैं। जैसे ही लाइट मेचा का अग्रणी विंग तारित के रैज से टकराता है, 3 कॉवेट क्लास मेचा का एक समूह पानी से निकलकर दलदल के दूसरी ओर अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान की ओर भागता है। हालांकि इससे वे बेकी और उसकी यूनिट से आगे निकल जाते हैं और जब विद्रोही 20 मीटर दूर होते हैं तब जाल फंस जाता है। उसके विंग की संयुक्त मारक क्षमता उन्हें कुछ ही सेकंड में निष्क्रिय कर देती है और अंततः उन्हें इन विद्रोहियों पर अच्छी नजर पड़ती है। सभी इकाइयां अलंकृत रूप से सुसज्जित हैं, लड़ाकू इकाइयां नहीं बल्कि कमांड इकाइयां। अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो अपने मेचा से बाहर निकलो और अपने हथियार नीचे फेंक दो, लेफ्टिनेंट बेकी ने अपने स्पीकर के माध्यम से मांग की। तीनों अपने अपने दरवाजे खोलते हैं और अपने मेचा के ढांचे पर कदम रखते हैं। हम आत्मसमर्पण करते हैं, बेकी के बाईं ओर सबसे अलंकृत वर्दी में खड़ा व्यक्ति गरिमा के साथ घोषणा करता है। बेकी उस वर्दी को पहचानती है, यह आदमी ग्रह का राज्यपाल है। इस ग्रह पर उससे बड़ा कोई अधिकारी नहीं है, या कम से कम आक्रमण शुरू होने तक तो नहीं था। वे जिस दिशा में भागे थे वह रिसर्च बेस की ओर थी, क्रूसेडर के विपरीत जो एक नष्ट हो चुके बनकर परिसर की ओर भागा था। इस ओर जाना तभी समझ में आता है जब उन्हें पता न हो कि वह सुविधा नष्ट हो चुकी है। बेकी ने स्टालवार्ट से कहा, 3 उच्च मूल्यवान लक्ष्यों को पकड़ लिया गया है, जिनमें संदिग्ध ग्रहीय गवर्नर भी शामिल है। कृपया सूचित करें, उन्हें तुरंत बेस पर वापस ले आओ। तारित का क्रोध, सुनिश्चित करें कि उन्हें कोई बाधा न हो। मैक्स आदेश देता है, ये देखकर कि निको उस समूह के साथ लगभग समाप्त हो चुका है जिसने उस पर हमला किया था। लाइट मेचा ने कैदियों को ले जा रही टुकड़ियों को घेर लिया है और पेड़ों के बीच से तेजी से भागना शुरू कर दिया है। निको अभी उनके ठीक पीछे है, लेकिन वह तेजी से आगे बढ़ रहा है और जल्द ही उनसे आगे निकल जाएगा। वह चालाकी से काम नहीं ले रही है और बस रास्ते में आने वाले पेड़ों को लात मारकर गिरा रही है। उसका रास्ता लेफ्टिनेंट बेकी और उसके आदमियों के लिए एक आसान रास्ता बना देता है और सैटेलाइट ट्रैकिंग के लिए उन्हें दिखाई देने के लिए छतरी खोल देता है। दलदल से बाहर निकलते ही नेता स्पष्ट रूप से घबरा जाते हैं। वे जानते हैं कि अब वे कहां जा रहे हैं और यह ऐसी जगह नहीं है जिसके बारे में उन्होंने सोचा था कि वह दुश्मन के नियंत्रण में होगी। सेंट्रल कमांड के लिए स्टालवार्ट। पॉइंट रेवन क्लियर, स्टेशन की ओर लौट रहा हूं। मैक्स उच्च मूल्यवान राजनीतिक कैदी के लिए मिशन के कोड का उपयोग करते हुए कॉल करता है। समझ गया स्टालवार्ट, स्टेशन पर खड़े रहो। कमांड ग्रुप 3 का एक काफिला कैदियों को ले जाने वाले मेचा से ठीक पहले अनुसंधान परिसर में पहुंचा, जिसमें खुफिया विभाग के 2 अधिकारी और बख्तरबंद दबाव सूट पहने 20 राजनीतिक सुरक्षा बल शामिल थे। स्टालवार्ट, ये सेंट्रल कमांड है। इन अफसरों को कसकर पकड़ो, हम 15 मिनट में एक रिकवरी हेलीकॉप्टर भेजेंगे। सुरक्षित मेचा चैनलों पर जनरल टेनेंट की आवाज आती है। सेंट्रल कमांड, ये स्टालवार्ट है। कमांड ग्रुप 3 से सत्यापित मंजूरी प्राप्त खुफिया अधिकारी पहले से ही साइट पर मौजूद हैं। समझ गया स्टालवार्ट, जितना हो सके उतना विलंब करो। निको, मुझे पता है तुम सुन रहे हो। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैक्स शॉर्ट रेंज इंटरकॉम पर पूछता है। मैं इस पर काम कर रहा हूं स्टालवार्ट, नतीजों पर नजर रखो। निको ने अपनी आवाज में शरारत के संकेत के साथ जवाब दिया। लेफ्टिनेंट बेकी और उनके लोगों ने अंतिम चरण के लिए यथासंभव देरी की तथा शेष पूरी दूरी के लिए बारूदी सुरंग सुरक्षा प्रोटोकॉल का प्रयोग किया, जबकि तारित्स रैज उनके पीछे जाकर कवर फायर प्रदान करने लगा। कैप्टन, कृपया हमारे मेहमानों को जलपान के लिए प्रतीक्षालय में छोड़ दें और कुछ गर्म कॉफी तैयार करें। मैक्स निर्देश देता है और पैदल सेना का नेता खुफिया अधिकारियों को इमारत के अंदर ले जाने के लिए काफिले की ओर जाता है। कृपया मेरे पीछे आइए महोदय। प्रोटोकॉल के अनुसार कैदियों को आपकी हिरासत में सौंपने से पहले हमें उनकी पहचान सत्यापित करनी होगी। अगर वे वही हैं जो वे होने का दावा कर रहे हैं, तो इस प्रक्रिया में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। पैदल सेना का अधिकारी खुफिया विभाग के बल को सूचित करता है। एक बार जब वे इमारत के अंदर पहुंच जाते हैं तो उनका सहज व्यवहार तुरंत बदल जाता है। मुझे बताएं कैप्टन, डेटा का विश्लेषण कैसा चल रहा है? खुफिया विभाग के समूह का नेतृत्व कर रहे मेजर ने पूछा।
दुर्भाग्यवश हमारे समूह में कोई तकनीकी विशेषज्ञ नहीं है, इसलिए सभी हार्ड ड्राइव और साथ ही जो कुछ कागजात हमने बरामद किए थे वे सभी पहली निकासी उड़ान में सेंट्रल कमांड को भेज दिए गए। कैप्टन कैटन इस बात से उदास होकर आह भरते हैं कि उनकी यूनिट को होने वाली किसी भी खोज का श्रेय नहीं मिल सकता। इस उत्तर से अधिकारी बिल्कुल भी खुश नहीं होता, हालांकि उसे लगता है कि वह अपनी भावनाओं को छिपा रहा है। क्या आपकी यूनिट के गौरव के लिए कुछ बचा है? वह पूछता है और उसे वांछित उत्तर की ओर ले जाता है। अगर हम नष्ट हो चुके हैंगर से कुछ भी बरामद कर सकें तो शायद हमारी किस्मत अच्छी हो। लड़के अभी खोज कर रहे हैं, लेकिन बैटल कैनन का एक गोला बारूद के भंडार से टकरा गया, इसलिए इमारत तबाह हो गई है। ये पूरी सच्चाई है। अगर वे उस मलबे से किसी भी चीज के टुकड़े टुकड़े से ज्यादा कुछ बरामद कर पाते हैं तो यह एक बड़ा झटका होगा। अभी अभी शिफ्ट खत्म हुई है। अगर आप चाहें तो मैं प्लाटून लीडर्स को अंदर ला सकता हूं, कैप्टन कैटन ने सुझाव दिया। ये स्वीकार्य होगा। कृपया हमारे लिए एक सुरक्षित कमरे का प्रबंध करें, मेजर ने आदेश दिया और कैप्टन कैटन ने एक छिपी हुई मुस्कान के साथ कमरे से बाहर जाने से पहले सहमति में सिर हिलाया। ओह, कमरा सुरक्षित रहेगा। पूछताछ कक्ष पूरी तरह से ध्वनिरोधी, बुलेट प्रूफ है और बाहर से यांत्रिक रूप से बंद है। खुफिया अधिकारियों को पसीने से तरबतर देखना जब उन्हें पता चलता है कि वे फंस गए हैं, बेलमोंट नामक इस गद्दार चट्टान पर बिताए गए हर दिन के लायक है। तीनों कैदी वही थे जो वे होने का दावा कर रहे थे, रही सरकार के सर्वोच्च अधिकारी, इसलिए उन्हें ले जाने से पहले सेंट्रल कमांड को उनसे कुछ जरूरी जवाब चाहिए थे। दुर्भाग्य से वरिष्ठ राजनेता होने के नाते उन्हें मानक प्रणाली आधारित पूछताछ तकनीकों से प्रतिरक्षित कर दिया गया था। क्या आपको सब बात वर्ल्ड नरसंहार की वह बात याद है? निको पूछता है। तारित के क्रोध को स्टालवार्ट के बगल में ले जाता है ताकि मैक्स उसके दिमाग को पढ़ने के लिए अपनी सिस्टम क्षमता का उपयोग कर सके। उसके मन में भयावह दृश्य उमड़ते रहे, इससे पहले कि वे मानवाधिकार सम्मेलनों के अनुकूल कुछ और स्पष्ट कर सकें। दरअसल, अगर उन्होंने किसी ज्वलनशील चीज का इस्तेमाल किया होता या अंत में कैदी को आग नहीं लगाई होती, तो इस तकनीक को मानवीय कहा जा सकता था। मुझे ये दिखाने के लिए मैं तुमसे थोड़ी नफरत करता हूँ, लेकिन हाँ, ये काम कर सकता है। मैक्स उसे जवाब देता है। जनरल टेनेंट को उन्नत पूछताछ तकनीक के लिए एक लिखित निर्देश सूची भेजता है, जिसमें जलने की बात नहीं है, साथ ही युद्ध के बाद निको के मानसिक स्वास्थ्य की जांच करने का अनुरोध भी करता है। जब जनरल ने ईंधन तेल से द्रव को बदलने के बाद मैक्स द्वारा जल बोर्ड नाम दी गई तकनीक को देखा, तो उसकी क्रूर हंसी एक राजनेता को रोने और स्वीकार करने के लिए पर्याप्त थी, इससे पहले कि कोई उसे छूता या उससे बात करता। अन्य हमले अधिक समय तक नहीं टिकते और 5 मिनट के भीतर ही सेंट्रल कमांड के पास शेष रही है सुरक्षा के लिए सुरक्षा कोड आ जाते हैं, जिसमें राजधानी के चारों ओर की ढाल भी शामिल है। खुफिया विभाग अब उन्हें पकड़ सकता है। जनरल टेनेंट मैक्स को निर्देश देते हैं, जो पैदल सेना के कैप्टन कैटन को आदेश देते हैं कि वे कैदियों को जल्द से जल्द वापस लाने के लिए उनका नेतृत्व करें। जब मुख्य खुफिया अधिकारी जनरल टेनेंट को देखता है तो उसके चेहरे पर जो भाव आते हैं वे सचमुच सदमे से भरे होते हैं। दूसरी ओर जनरल को तो उसकी उम्मीद ही थी। आपको किसी सीमांत ग्रह पर जांचकर्ताओं से बचते हुए होना चाहिए था जो आपको अयोग्य घोषित करवाना चाहते थे। खुफिया अधिकारी हकलाते हुए बोला, तुमने सोचा नहीं था कि मैं यूं ही बैठा रहूंगा और तुम सब सत्ता का खेल खेलोगे, है ना? मुझे तुम्हें अपने साथ चलने के लिए कहना पड़ेगा। तुम कवच और साइडआर्म यहीं छोड़ सकते हो, तुम्हें दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनरल टेनेंट ने घोषणा की और सभी गार्ड अपने हथियार उठा लेते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ कठोर कदम उठा पाता, पहले से चुप बैठा दूसरा अधिकारी तेजी से हरकत करता है और मेजर जमीन पर गिर जाता है। नीचे हट जाओ, अब से मैं कार्यभार संभालूंगा। पूरी तरह से बख्तरबंद अधिकारी ने घोषणा की और गार्ड बिना किसी हिचकिचाहट के मान गए। मैक्स को यकीन नहीं है कि यहाँ किस तरह की राजनीति चल रही है, लेकिन लगता है कि खुफिया विभाग यहाँ गद्दारों के लिए नहीं आया था, वे बस एक ही समय पर पहुंच गए। उसे कैप्टन कैटन से यह पूछने का समय नहीं मिला कि उन्होंने पैदल सैनिकों से क्या पूछा, लेकिन हो सकता है कि इसका संबंध सुविधा से हो। जिस प्रकार पैदल सेना को मौद्रिक पुरस्कार मिलते हैं, उसी प्रकार खुफिया विभाग के अधिकारी भी अपने कार्य निष्पादन के आधार पर पदोन्नति पाते हैं तथा वर्गीकृत नई प्रौद्योगिकी का एक जखीरा प्राप्त करना एक बड़ी उपलब्धि होगी। क्या जीवन आसान नहीं है जब आप अपनी समस्याओं को गोली मार सकते हैं? निको का संदेश उसके हेड्स अप डिस्प्ले में पाठ के रूप में पॉप अप होता है, जिससे मैक्स हंसता है। हालांकि वह गलत नहीं है। मैं मेजर को अपने साथ ले जाऊंगा। सेंट्रल कमांड के पास उसकी गतिविधियों और संगठनों के बारे में कई सवाल हैं।
जनरल टेनेंट ने फैसला किया और 2 सैनिक हेलीकॉप्टर से बाहर निकलकर उसके कवच और हथियार उतार देते हैं, फिर उसे हथकड़ी लगाकर उसके लंगड़े शरीर को हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं। दूसरा खुफिया अधिकारी, जिसने अभी तक अपनी सुरक्षा मंजूरी के अलावा अपनी पहचान नहीं बताई है, गार्डों को उनके परिवहन वाहनों तक ले जाता है और हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने से पहले ही वहां से चला जाता है। आतिशबाजी देखना चाहोगे? स्टालवार्ट। अब जबकि पकड़े गए गृह अधिकारियों का वीडियो दुनिया भर में भेज दिया गया है, तो यह आधिकारिक आत्मसमर्पण से लगभग 2 मिनट पहले शुरू हो जानी चाहिए। जनरल टेनेंट ने मैक्स से पूछा, उसकी आवाज में गर्व का भाव था। वास्तव में कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कुछ ही सेकंड बाद कक्षीय हमलों की एक श्रृंखला शेष विद्रोही लक्ष्यों और राजधानी शहर पर गिरती है, जिन्हें पता चलता है कि उनके कमांड कोड अब काम नहीं कर रहे हैं और शहर की सुरक्षा कम हो गई है। दूसरा गोला और भी ज्यादा लक्ष्यों पर लगता है और वायुमंडल से गुजरी हुई अपार आयनीकृत ऊर्जा से आकाश बिजली की कड़क से चमक उठता है। बैंगनी और हरे रंग की टिमटिमाती रोशनी की लहरें आकाश को भर देती हैं, ग्रहों के पैमाने पर ऑरोरा बोरेलिस। ये वाकई एक खूबसूरत नज़ारा है और मैक्स एक पल के लिए भी अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा है। इस प्रभाव का वर्णन प्रशिक्षण सामग्री में किया गया था, लेकिन वीआर सिम्युलेटर में किसी भी दृश्य में इसे दर्शाया नहीं गया था। अब जब उसने इसे देख लिया है, तो बिजली के तूफान और कक्षीय बमबारी का चमकता आकाश ऐसी चीजें हैं जिन्हें वह कभी नहीं भूल पाएगा। इस रणनीति का इस्तेमाल अक्सर नहीं किया जाता, कम से कम रहने योग्य दुनियाओं में तो नहीं, क्योंकि इससे उनकी जलवायु में बहुत ज्यादा व्यवधान पैदा हो सकता है और संभावित फसल उत्पादन जनसंख्या स्थिरता से भी कम हो सकता है। हालांकि बेलमोंट को एक उदाहरण बनाया जा रहा है और मैक्स को एहसास होता है कि बिना किसी सवाल के राजनेताओं को मार डालना विद्रोहियों के लिए एक दयालुता होती, भले ही इसके लिए उसके आदमियों को उन्हें जिंदा पकड़ने की योग्यता से हाथ धोना पड़ता। ये सभी खुली आवृत्तियों पर एक विश्वव्यापी घोषणा है। बेलमोंट संसद एक द्वारा कैप्लर सेना की दया पर आत्मसमर्पण करती है और बेलमोंट के लोगों के लिए उदारता की प्रार्थना करती है। सभी सेनाएं अपने हथियार डाल दें और निकटतम कैप्लर नियंत्रित चौकी के सामने आत्मसमर्पण कर दें। प्रारंभिक घोषणा के बाद संदेश प्रत्येक खुली आवृत्ति पर हर 30 सेकंड में पुनः चलना शुरू हो जाता है। विद्रोह आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया है, लेकिन अब मुश्किल दौर शुरू होता है। आत्मसमर्पण स्वीकार करना होगा, विद्रोही ताकतों को नागरिकों से अलग करना होगा और सभी कथित युद्ध प्रोटोकॉल उल्लंघनों की जांच शुरू करनी होगी। मेचा अधिकांशतः उस भाग के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन अगले कुछ दिनों तक उन्हें अपने स्थान पर बने रहना होगा तथा आसपास के क्षेत्र में किसी भी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा करनी होगी जो आत्मसमर्पण करना चाहे। पहले दिन 20 विद्रोही लाइट मेचा और एक क्रूसेडर आते हैं और सभी शांतिपूर्वक अपना मेचा आत्मसमर्पण कर देते हैं। दूसरे दिन एक अकेला सैनिक आता है जो कॉपस का गंभीर रूप से घायल और थका हुआ पायलट है। पायलट क्रेग, मुझे लगता है आज किस्मत आपके साथ थी। आपका स्वागत है। कृपया अपना हथियार जमा कर दीजिए और मैं आपको मेडिकल बे तक ले जाऊंगा। लेफ्टिनेंट बेकी उस आदमी का अभिवादन करती है जिसे वे दलदल में उसकी किस्मत पर छोड़ आए थे। जिंदा रहना अच्छा है। मुझे लगता है तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं है। मुझे दलदल के राक्षसों का ध्यान भटकाने के लिए अपने राशन का इस्तेमाल करना पड़ा।